अच्छा, लास्ट क्लास के अंदर रिवीजन मैंने आपको कहाँ तक कराया था? स्विच तक, डू वाइल तक मैंने रिवीजन करवा दिया था, ठीक है। अच्छा, यहाँ से देख लेते हैं। प्लेसिंग स्क्रिप्ट के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि स्क्रिप्ट को कहाँ प्लेस कर सकते हैं। स्क्रिप्ट को आप हेड के अंदर भी अपना प्लेस कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको हेड के अंदर भी रख सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको बॉडी के अंदर भी रख सकते हैं। सही, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी, ठीक है। अच्छा भाई, यहाँ पे मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि स्क्रिप्ट को आप हेड के अंदर भी रख सकते हैं, बॉडी में भी रख सकते हैं, और बॉडी में स्टार्ट में भी रख सकते हैं, मिड में भी रख सकते हैं, एंड में भी रख सकते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा बेहतर तरीका है कि आप बॉडी के एंड में रखें, उससे भी ज़्यादा बेहतर तरीका है आप इसको हेड में ही रहने दें और यहाँ पे एक डेफर का कीवर्ड लगा दें। अच्छा, ये HTML CSS हमारी लोड हो जाएगी और स्क्रिप्ट के अंदर अगर थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो वो बैकएंड पे लोड होता रहेगा, ठीक है। स्क्रिप्ट को एंड में रखने का भी यही मकसद होता है कि हमारी HTML CSS लोड हो जाए, उसके बाद स्क्रिप्ट लोड होना शुरू हो। इससे फ़ायदा ये होगा कि यूज़र जैसे ही आपकी वेबसाइट के ऊपर आएगा तो उसको HTML CSS का कंटेंट नज़र आएगा, ठीक है। अच्छा, आप बोलोगे कि जावा स्क्रिप्ट अगर हम बाद में लोड कराएं तो कोई इशू नहीं है। अगर आप पहले लोड करवा दें तब इशू हो सकता है, बाद में लोड करवाने से कोई भी इशू नहीं होगा, ठीक है। पहले लोड करवाने से क्या इशू हो सकता है? फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने एक इनपुट की फील्ड बनाई थी या फिर एक पैराग्राफ आप लोगों ने बनाया हुआ है। थोड़ा बहुत जो है ना आप लोगों ने वो पढ़ा है कि डॉक्यूमेंट से हम किस तरह से चीज़ें जावास्क्रिप्ट के अंदर मंगवाते हैं। अगर मैंने किसी चीज़ को जावास्क्रिप्ट के अंदर मंगवाया और वो उस टेक्स्ट को रीड करता है, उस फंक्शन का काम ही है रीड करना, और जावास्क्रिप्ट हमारी लोड हो चुकी है क्योंकि वो हेड में था और बॉडी के अंदर अभी वो वाला पैराग्राफ लोड ही नहीं हुआ है, तो वहाँ पे तो एरर आने के चांसेस हैं, उसको नल मिलेगा, मिल सकता है ना। तो इस वजह से हमारी प्रैक्टिस होती है कि HTML लोड होने के बाद ही हम जावास्क्रिप्ट को लोड करें, ठीक है। तो इसके लिए बेहतर प्रैक्टिस है स्क्रिप्ट के टैग को आप बॉडी के सबसे एंड पे रख दें या हेड में ही रहने दें, एक डेफर का छोटा सा अपना एट्रीब्यूट लगा दें, ठीक है। अच्छा, एट्रीब्यूट हम किसे कहते हैं, ये सारी कहानी हम लोगों ने HTML के अंदर इन डिटेल डिस्कस की हुई है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम आ जाते हैं जावास्क्रिप्ट के अपने टॉपिक्स पे, जो टॉपिक्स हम पढ़ रहे थे। अच्छा, चैप्टर नंबर 44 कमेंटिंग का चैप्टर है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर आप कमेंट कैसे करेंगे। मैंने आपको सिंगल लाइन का भी बताया हुआ है, मल्टीपल लाइन का भी बताया हुआ है। कमेंट हम करते क्यों, ये सारी बातें आप लोगों को पता है, आप लोगों ने HTML के अंदर भी पढ़ा है, CSS के अंदर भी पढ़ा है, जावास्क्रिप्ट के अंदर भी आप लोग देख लेना, ठीक है। वैसे आप लोग देखते हुए आ रहे हो, अगर हमें कोई कोड नहीं चाहिए होता है उस टाइम के लिए तो मैं उस कोड को कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। इसकी बेहतर डेफिनेशन ये हो सकती है, अगर कोई स्पेसिफिक पार्ट ऑफ कोड हमें उस टाइम के लिए नहीं चाहिए तो उसको हम कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। या अगर उस कोड के अंदर बग आ रहा है तो उसको हम कमेंट करके या तो थोड़ी देर के लिए बंद कर सकते हैं, दूसरा काम अपना कर सकते हैं, या उसको चेक कर सकते हैं, श्योरिटी अपनी क्लियर कर सकते हैं कि ये बग यहीं से आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर कमेंट करने से बग चला जाता है तो हम श्योर हो जाएंगे कि ये बग यहीं से आ रहा था। अच्छा भाई, अभी आते हैं चैप्टर नंबर 45। यहाँ से आप लोगों ने आई थिंक नया टॉपिक पढ़ा था, है ना। तो इसको थोड़ा बहुत रिवीजन करते हैं और जितने चैप्टर्स आप लोगों ने कवर किए थे 50 तक शायद, तो इसको रिवीजन करते हैं और हमारी कोशिश होगी कि 60 चैप्टर्स तक हो जाएं, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट क्विज़ है ना उसके अंदर 40 to 60 चैप्टर तक इंक्लूड है सारी चीज़ें। तो अभी आ जाते हैं चैप्टर नंबर 45। चैप्टर नंबर 45 हमारे पास इवेंट्स का चैप्टर है। मैंने आपको बताया था ये इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है जावास्क्रिप्ट के अंदर, अगर ये नहीं होता, ठीक है, अगर ये इवेंट नहीं होगा तो आप अपनी जावास्क्रिप्ट को HTML के साथ इंटरेक्ट कैसे कराएंगे। अभी तक जितना कुछ आप लोगों ने पढ़ा है वो सब कुछ तो आप कंसोल के अंदर देख रहे थे, जितना कुछ आप लोगों ने पढ़ा है वो सब आप टेस्ट कंसोल पे कर रहे थे। यूज़र थोड़ी आपके आउटपुट को कंसोल में देखेगा, यूज़र इंटरेक्ट करेगा आपके HTML के साथ, ठीक है। यूज़र से जो भी हमें डेटा लेना है वो हम HTML से ले सकते हैं, जो भी हमें डेटा दिखाना है वो हम उसके HTML में दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे हम देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी हुई है एक एंकर टैग की। एंकर टैग इज़ अ पार्ट ऑफ HTML, ठीक है। एंकर टैग एक HTML का पार्ट है, उस एंकर टैग के क्लिक होने पे आप अपनी जावास्क्रिप्ट चला सकते हैं, सही है।
तो इस चीज़ को देख लेते हैं क्या इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ। जल्दी से index.html के अंदर मैं एक एंकर का टैग बनाता हूँ, ठीक है। अच्छा, एंकर का टैग मैंने बना दिया। अब दोबारा से अपनी बुक में आते हैं। यहाँ पे इन्होंने बोला कि ऑन क्लिक का क्या लगाएं, इवेंट लगाएं, ठीक है। ऑन क्लिक का इवेंट यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा इन्होंने गलत लिखा हुआ है। ये कैमल केस मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन ये हम HTML के अंदर लिखते हैं तो यहाँ पे कैमल केस नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सिंपल मैं ऑन क्लिक लिखता हूँ, ऑन क्लिक, ठीक है। अच्छा, ऑन क्लिक के अंदर इन्होंने जावास्क्रिप्ट चला दी, ठीक है। अलर्ट जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, तो देखते हैं क्या ऑन क्लिक के ऊपर जावास्क्रिप्ट चलती भी है या ऐसे ही इन्होंने लिख दिया है अलर्ट। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अलर्ट यहाँ पे मैंने लिखा, हेलो वर्ल्ड भी लिख दिया और साथ में टर्मिनेटर भी लगा देते हैं। अगर मैं टर्मिनेटर ना लगाऊँ तब भी कोई मसले की बात नहीं है, चीज़ें चल जाएंगी, ठीक है। अच्छा भाई, यहाँ पे जो है ना अलर्ट के अलावा मैं कंसोल करके देखता हूँ। मुझे बार बार अच्छा नहीं लगता कि चीज़ें अलर्ट पे सामने खुलें, तो इसको मैं कंसोल करता हूँ, ठीक है। कंसोल भी एक बिल्ट इन फंक्शन है, अलर्ट भी बिल्ट इन फंक्शन है। अगर अलर्ट चलता होगा तो कंसोल भी चलेगा, अगर ये नहीं चलेगा तो हम समझेंगे अलर्ट भी नहीं चलता होगा। अच्छा भाई, यहाँ पे आगे मैं रिफ़्रेश करूँगा, एंकर का टैग हमारे पास नहीं आया। ओके, हमने कुछ लिखा नहीं है ना इसके अंदर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लिक मी कर देते हैं जस्ट, ठीक है। क्लिक मी करते हैं, यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा। यहाँ पे हमारे पास एंकर का टैग आ चुका है, ठीक है। मैं मौजूद हूँ कंसोल पे, ठीक है। कंसोल पे मैं मौजूद हूँ। इसको थोड़ा सा जो है ना ऐसे कर लेते हैं। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास वर्किंग चला बिकॉज ऑफ मैंने इसके टॉप में लिखा हुआ है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अभी हम चेक कर रहे हैं कि क्या हमारे पास नहीं आ रहा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, लेकिन वो फ़ौरन से उसको रिफ़्रेश कर दे रहा है बिकॉज ऑफ दिस एंकर टैग, ठीक है। ये इसका बिहेवियर है एंकर टैग का। कोई भी इस पर क्लिक करता है ये उसको रिफ़्रेश करके आगे पहुँचाता है। तो इससे बचने के लिए फ़िलहाल के लिए यहाँ पे मैं हैश लगा रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे आगे मैं रिफ़्रेश करूँगा। अभी यहाँ पे हेलो वर्ल्ड नज़र आ रहा है, ठीक है। पहले भी आ रहा था, जैसे ही पेज हमारा रिफ़्रेश होता है तो सारी चीज़ें यहाँ से चले जाती हैं। तो उस टाइम पे ये वाला काम हो रहा था, ठीक है। क्लिक मी पे हेलो वर्ल्ड तो आ रहा होगा, लेकिन वो दोबारा से फ़ौरन से चला जा रहा होगा, ठीक है। अभी मैं क्लिक मी के ऊपर जितने दफ़ा क्लिक करूँगा इतने दफ़ा हमारे पास ये वाला फंक्शन ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन है। जावास्क्रिप्ट का कोई भी बिल्ट इन फंक्शन आप ऑन क्लिक के इवेंट पे यहाँ पे चला सकते हैं अपने HTML से, ठीक है। अब जब बिल्ट इन फंक्शन चल रहा है तो यूज़र डिफाइन फंक्शन भी चलना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, यूज़र डिफाइन फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। यूज़र डिफाइन फंक्शन बनाना सबको आता है, ठीक है। वो फंक्शन जो यूज़र बना रहा है, जो हम खुद बना रहे हैं, बिल्ट इन फंक्शन जो जावास्क्रिप्ट ने बना कर रख दिए, जस्ट हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं एक फ़ंक्शन बनाता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसका सिंटैक्स कंप्लीट करूँगा। फंक्शन का कीवर्ड, फंक्शन का नाम, राउंड ब्रैकेट और कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसका सिंटैक्स कंप्लीट किया और मैं जो है ना इसी काम को उठा के Ctrl+X Ctrl+V कर देता हूँ, ठीक है। जो काम हम वहाँ से कर रहे थे वही एज इट इज़ सेम काम मैंने उठाकर इस फंक्शन के अंदर रख दिया, ठीक है। अभी मुझे क्या करवाने की नीड है, इस फंक्शन को इस ऑन क्लिक के ऊपर कॉल करवाने की नीड है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पे जल्दी से कॉल करने के लिए फंक्शन का नाम और साथ में राउंड ब्रैकेट और टर्मिनेटर यहाँ पे लगा देना, एक अच्छी प्रैक्टिस होती है, ठीक है। रिफ्रेश, क्लिक मी के ऊपर अभी भी बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही हेलो वर्ल्ड चल रहा है जैसे पहले चल रहा था, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो चीज़ें थोड़ी बहुत समझ में आ गई कि HTML के किसी भी एलिमेंट के ऑन क्लिक के इवेंट पे मैं जावास्क्रिप्ट चला सकता हूँ, सही है। ये एग्जांपल उन्होंने एंकर टैग की दी हुई है। आप यहाँ पे कोई दूसरा एलिमेंट भी लगाएंगे उस पर भी आपके पास ऑन क्लिक चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऑन क्लिक अगर आपने लगाया हुआ है ना, या तो ऑन क्लिक किसी बटन पे होना चाहिए या तो एंकर टैग के ऊपर होना चाहिए। लेकिन अगर आप चाहें तो इमेज पे भी लगा सकते हैं, टेक्स्ट पे भी लगा सकते हैं, हेडिंग पे भी लगा सकते हैं, पैराग्राफ पे भी लगा सकते हैं, लेकिन वो एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं समझी आती। यूज़र कोई भी वेबसाइट पे जाता है या आप खुद भी कभी किसी वेबसाइट के ऊपर जाते हो तो जहाँ पे आपको लिंक टाइप का कुछ नज़र आता है आप उस पर ही क्लिक करते हैं, या कोई बटन होता है उस पर ही क्लिक करते हैं। अगर किसी टेक्स्ट के पीछे कोई लिंक है या ऑन क्लिक का इवेंट है, आपको क्या पता, यूज़र को थोड़ी ना पता है।
तो इस वजह से ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं समझी जाती। चीज़ें लग तो जाती हैं, पैराग्राफ में भी ऑन क्लिक का इवेंट लग जाएगा, हेडिंग पे भी लग जाएगा, लेकिन वो एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। यूज़र को थोड़ी पता है इस हेडिंग के ऊपर क्लिक होता है। यूज़र वेबसाइट पे जाएगा, जहाँ जहाँ उसको बटन नज़र आएगा, जहाँ जहाँ लिंक टाइप की चीज़ें नज़र आएंगी, वो जस्ट उस पर ही क्लिक करेगा, ठीक है। और अक्सर जो है ना कार्ड्स वगैरह क्लिकेबल होते हैं, तो वहाँ पे आप ये वाला काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का आपने ख्याल करना है। अभी आ जाते हैं आगे। अच्छा भाई, यहाँ पे इन्होंने जो भी काम किया हुआ था वो हमने कर लिया। अगर किसी ने ये ऐसे पढ़ना है यहाँ पे तो पढ़ लेना, खैर मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, आ जाते हैं इवेंट्स पे। इवेंट्स में अभी हम लोगों ने ऑन क्लिक का इवेंट देखा जो कि एंकर टैग के साथ हम लगा रहे थे। अब आ जाते हैं बटन्स के इवेंट पे, ठीक है। अच्छा, बटन्स के अंदर मल्टीपल इवेंट्स होते हैं। एक तो ऑन क्लिक है सिंपल, जो आप लोगों ने एंकर टैग के अंदर भी देखा। इसके अंदर 2-4 और हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ऑन माउस ओवर, ऑन माउस डाउन, ऑन माउस लीव। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑन क्लिक तो खैर यूज़ होता ही है, वो तो आप लोगों ने ऊपर देख लिया है। ऑन माउस ओवर का क्या मतलब है? जैसे ही कोई उसके ऊपर माउस लेकर जाएगा, ठीक है। ऑन माउस डाउन का क्या मतलब है? जैसे ही उसके ऊपर कोई क्लिक करेगा, ठीक है। ऑन माउस लीव का क्या मतलब है? जैसे ही आप क्लिक को लीव करेंगे, आपने क्लिक कर दिया, आप होल्ड किए हुए, वो ट्रिगर नहीं होगा। जैसे ही आप उसको लीव करेंगे ना, वो ट्रिगर हो जाएगा, सही है। अच्छा भाई, यहाँ पे इन्होंने क्या एग्जाम्पल दी हुई है? एक इनपुट का टैग इन्होंने बनाया जिसकी टाइप ये बटन कर रहे हैं। मीन्स कि इन्होंने एक बटन ही बनाया हुआ है, ठीक है। इनपुट से भी हम बटन बना सकते हैं, बटन के टैग से भी बटन बना सकते हैं। अगर ये वाली बात आप लोग को नहीं पता थी तो फिर आप लोग का अपना मसला है, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है इनपुट के चैप्टर के अंदर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने एक बटन बनाया और इसके अंदर वैल्यू रख दी क्लिक के। बटन के ऊपर क्लिक नज़र आएगा। ऑन क्लिक का एक इवेंट लगाने के बाद एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन ट्रिगर कर दिया। अलर्ट इज़ अ बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस कोड को मैं कॉपी करके चलाऊँ, फिर आपको समझ में आएगा। ऐसे ही समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। अच्छा भाई, आगे आते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है? यहाँ पे एक एंकर का टैग इन्होंने बनाया। href के अंदर कोई इसको पाथ दे दिया होगा, ये किसी HTML के पेज के ऊपर जाता है, ठीक है। और उसके बाद इस एंकर टैग के अंदर इन्होंने क्या रखा हुआ है? इमेज रखा हुआ है, ठीक है। एंकर टैग के अंदर इन्होंने इमेज रखा हुआ है और कोई इवेंट यहाँ पे दिख रहा है? नहीं, यहाँ कोई इवेंट इन्होंने नहीं लगाया। नेक्स्ट लाइन पे ये इवेंट लगा रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन पे इन्होंने ऑन क्लिक का इवेंट लगाया जिसके ऊपर इन्होंने एक जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन चला दी। अभी इससे पहले हम लोगों ने एंकर टैग के अंदर लगाया था। आप चाहें तो बटन पे भी लगा सकते हैं। ये यहाँ पे किस पे लगा रहे हैं? इमेज पे लगा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया आप हेडिंग पे भी लगा सकते हैं, पैराग्राफ पे भी लगा सकते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों का ख्याल करना है कि यूज़र को एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ये चीज़ क्लिकेबल है, ये चीज़ नहीं है। तो नीचे आते हैं भाई, यहाँ पे भी एज इट इज़ सेम एग्जाम्पल है। ऑन क्लिक के ऊपर एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन कॉल हो रहा है। ये बिल्ट इन फंक्शन था, ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, सही है। दोनों चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे करके देख ली हैं। आगे आते हैं भाई, अब आ जाते हैं माउस के इवेंट्स में। माउस के इवेंट पे ये सारी बातें आ गई। ऑन माउस ओवर, ठीक है, ऑन माउस डाउन, ऑन माउस लीव, ये सारी चीज़ें होंगी इसके अंदर, ठीक है। बुक के अंदर आई थिंक ऑन माउस ओवर ही दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना कुछ अलग सा काम हुआ है। ये वाला काम हम जावास्क्रिप्ट में देखेंगे किस तरह से करते हैं। बेसिकली इन्होंने किया क्या है, इसके ऊपर कोई भी बंदा ओवर करेगा ना, तो यहाँ पे इसका कलर ग्रीन हो जाएगा। ये इन्होंने किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट का कोई भी पार्ट लिख सकते हैं। आप वेरिएबल यहीं पे बना सकते हैं, फंक्शन यहीं पे भी बना सकते हैं, आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, लूप चला सकते हैं, एरे बना सकते हैं, जो आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट के अंदर पढ़ा है। लेकिन यहीं पे इवेंट के अंदर कंप्लीट जावास्क्रिप्ट लिखना ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। जावास्क्रिप्ट का सारा कोड जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर ही अच्छा लगता है, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एक फंक्शन कॉल होगा, इससे ज़्यादा कोई काम आप नहीं करेंगे। वेरिएबल वगैरह बनेगा, जो कुछ भी होगा सबका सब फंक्शन के अंदर होना चाहिए, सही है। तो इन सब चीज़ों को देखते हैं अभी फ़िलहाल कि आपने स्टाइल कैसे चेंज करना है और इमेजेस वगैरह किस तरह से चेंज करनी है, ठीक है। अच्छा, अभी आ जाते हैं फील्ड्स के चैप्टर में। इनपुट फील्ड्स के अंदर इन्होंने कुछ इवेंट्स बताएं कि आपके पास ऑन फोकस का इवेंट होता है, ऑन ब्लर का इवेंट होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी और सब चीज़ें चलेंगी, ऑन क्लिक वगैरह भी चल जाता है, लेकिन इनपुट के अंदर 2 ही इवेंट है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, एक ऑन फोकस, एक ऑन ब्लर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक इनपुट की फील्ड बनी हुई है ना, ये रही इनपुट की फील्ड। जैसे ही मैं इसके ऊपर फोकस करता हूँ,
ठीक है। जैसे ही मैंने इसके ऊपर फोकस किया तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे कुछ चीज़ें और ड्रॉप डाउन की तरह ओपन हो जाती है, ठीक है। अच्छा, पहले क्यों नहीं ड्रॉप डाउन ओपन हुआ हुआ है, इसका मतलब ये ड्रॉप डाउन ये ओपन जावास्क्रिप्ट के थ्रू करा रहे हैं, ठीक है। जैसे ही कोई इसके ऊपर क्लिक करता है, एक फंक्शन कॉल हुआ होगा, एक फंक्शन ट्रिगर हुआ, उस फंक्शन का काम क्या होगा कि इस ड्रॉप डाउन को जाके ओपन कर दो, सही है। तो और यहाँ पे और भी चीज़ें हैं ना, कि देखो यहाँ पे ये चीज़ ब्लिंक कर रही है, ये सारा स्टाइल वगैरह ये सब काम किससे इन्होंने किया हुआ है, फंक्शन के थ्रू किया हुआ है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, सही है, ये सब कुछ जावास्क्रिप्ट के थ्रू हो रहा है। और भी यहाँ पे चीज़ें हैं, जैसे कि मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, ये ऑन फोकस है, जैसे ही मैं ऑन ब्लर करता हूँ तो दोबारा से ऑन ब्लर के ऊपर एक इवेंट ट्रिगर हो रहा है जो बता रहा है कि इसको दोबारा से क्या करो, क्लोज करो, ठीक है। हो सकता है इन्होंने एक ही फंक्शन बनाया हो, उसी एक ही फंक्शन पे दोनों इन्होंने इफ एल्स की कंडीशन लगा के काम किया हो सकता है अलग अलग फंक्शन हो। ऑन फोकस पे ये ओपन हो जाएगा और ऑन ब्लर पे ये बंद हो जाएगा। इस तरह से जो है ना आप भी यहाँ पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी चीज़ें अभी हम लोगों ने देखी हैं, थोड़ा बहुत यहाँ कोड में कर भी लेते हैं। मैं जो है ना एक बटन बनाता हूँ, ठीक है, और बटन का नाम रख देते हैं लॉगिन, और लॉगिन पे मैं एक ऑन क्लिक का इवेंट लगाता हूँ, ठीक है। ऑन क्लिक का मैंने इवेंट लगाया और इसके ऊपर मैं ट्रिगर करा देता हूँ ग्रीट का एक फंक्शन, ठीक है। अच्छा, अभी क्या होगा, ऑन क्लिक पे जैसे मैं क्लिक करूँगा क्या होगा, कंसोल के ऊपर ग्रिड आ जाएगा, ग्रीट आ जाएगा। कितने लोग समझते हैं ये? हाँ, कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पे मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, यहाँ पे क्या कह रहा है, ग्रीट इज नॉट डिफाइन, सही कह रहा है बिल्कुल। ग्रीट हमने यहाँ जो कॉल किया है ये हमने डिफाइन किया है, नहीं किया, इसकी मेमोरी के अंदर ग्रीट नाम का कुछ मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे आते हैं app.js के अंदर एक फंक्शन बना लेते हैं जिसका नाम रखते हैं ग्रीट, ठीक है। ग्रीट फंक्शन है हमारे पास। ग्रीट फंक्शन जो है ना पैरामीटर में यूज़र का नाम पूछ सकता है, ठीक है। ये चीज़ आपने जहन में रखना, जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमें आर्ग्यूमेंट भेजना पड़ेगा क्योंकि ये पैरामीटर लेगा। तो मैं लॉग करवा देता हूँ हेलो और साथ में कॉनकैटिनेट इसका नाम, ठीक है। हेलो और जो भी नाम वो आर्ग्यूमेंट में पास करेगा वो हमें यहाँ पे नज़र आएगा, ठीक है। अभी ये नाम मैं कहाँ से भेज सकता हूँ उसको, जहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। फंक्शन कॉल हमारा इस बटन के क्लिक होने पे हो रहा है, तो ये रहा कॉल, और यहाँ से मैं आर्ग्यूमेंट इसको भेजता हूँ, आर्ग्यूमेंट में भेज देता हूँ इसको हमजा करके, ठीक है। और यहाँ पे आगे इसको करते हैं रिफ्रेश, ठीक है। लॉगिन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, हेलो हमजा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हेलो हमजा ये सारी चीज़ें चल रही हैं। बेसिकली हमने यहाँ से आर्ग्यूमेंट भेजा, यहाँ पे पैरामीटर में चीज़ें गेट हो रही हैं और ये सिंपल कॉन्केटिनेट हो रहा है और यहाँ पे सिंपल सा एक फंक्शन बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक सारी चीज़ें ठीक है। अभी इसके बाहर मैंने डबल कोटेशन लगाया हुआ है, अगर हमजा को भी मैं डबल कोटेशन के अंदर बंद कर दूँ तो हमारे पास ये प्रॉपर तौर पे नहीं चलेगा। ये क्या समझ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का पार्ट क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है। और ये बीच में कोई हमने हमजा लिखा हुआ है जो कि जावास्क्रिप्ट की मेमोरी के अंदर होना चाहिए, हम एज्यूम कर रहे हैं क्योंकि ये कोटेशन के अंदर बंद नहीं हुआ। फिर उसके बाद ये कोटेशन यहाँ ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, फिर यहाँ पे ये इसको स्ट्रिंग समझेगा। फिर एक मसला है कि इन सबको मैंने कॉन्कैटिनेट नहीं कराया हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पे आपको ये सारे रेड साइन दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसका बेहतर तरीका क्या है कि यहाँ पे आप सिंगल कोड यूज़ करें, ठीक है। सिंगल कोड आप यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा जो है ना, आप बैकटिक्स यूज़ कर सकते हैं। बैकटिक्स का मैंने आपको बताया हुआ है, सिंपल आपको जो है ना आपके टैब का जो बटन होता है उसके ऊपर मिल जाएगा ये साइन बैकटिक्स का, ठीक है। सिंपल आप बैकटिक्स के ज़रिए ये वाला काम कर सकते हैं, ठीक है। तो बैकटिक्स से भी मैं इसको स्ट्रिंग बना सकता हूँ और सिंगल कोड फ़िलहाल अभी मैं इसको रख देता हूँ सिंगल कोड के अंदर और चेक करते हैं क्या ये अभी भी चल रहा है। हाँ, ये अभी भी बिल्कुल वैसे ही चल रहा है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? अच्छा, अभी यहाँ पे हम लोगों ने बटन भी देख लिया, एंकर टैग भी देख लिया। बटन के अंदर जो है ना ऑन माउस ओवर भी मैं लगा सकता हूँ, ऑन क्लिक की जगह ऑन माउस ओवर, ठीक है। यहाँ पे आगे रिफ़्रेश करते हैं। अभी जैसे ही मैं इसके ऊपर ओवर कर रहा हूँ, देखो मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ मैं इसके ऊपर क्या कर रहा हूँ, माउस लेकर जा रहा हूँ, ये ट्रिगर हो जा रहा है हमारा ये वाला फंक्शन, ठीक है।
अभी यहाँ से फ़िलहाल मैं ऑन माउस ओवर को हटा के वापस से कर दूँगा ऑन क्लिक, ठीक है। अच्छा, एंकर टैग के ऊपर ये सारी चीज़ें लग रही हैं, बटन पे भी ये सब कुछ लग रहा है। आप चाहें तो हेडिंग पे भी लगा सकते हैं, पैराग्राफ पे भी लगा सकते हैं, इमेज पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एक इनपुट की फील्ड है, इनपुट की फील्ड में से वैल्यू किस तरह से गेट करनी है और वैल्यू किस तरह से उस इनपुट फील्ड के अंदर आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे एक इनपुट की फील्ड बनानी पड़ेगी। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो है ना एक इनपुट की फील्ड बना लेता हूँ। अच्छा, इसकी टाइप अगर मैं ना दूँ, बाय डिफॉल्ट टाइप इसकी क्या रहेगी? बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट रहेगी, बिल्कुल ठीक है। फिलहाल यहाँ पे टाइप रहने देते हैं। मैं एक काम करता हूँ, इसको जो है ना, बल्कि ठीक है रहने देते हैं। मैंने कहा कि ऑन क्लिक के ऊपर ट्रिगर का फंक्शन कॉल होता है, सॉरी ग्रीड का फंक्शन ट्रिगर होता है, और मैं ग्रीड के अंदर क्या कर सकता हूँ, उसकी वैल्यू को कंसोल कर सकता हूँ, इनपुट की वैल्यू को, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो हमारा ये है कि इस इनपुट फील्ड को, इस इनपुट के एलिमेंट को किसी तरह से मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर ले आऊँ, ठीक है। किसी भी HTML के एलिमेंट को अगर जावास्क्रिप्ट के अंदर आप लाना चाहते हैं तो आप डॉक्यूमेंट के ज़रिए ला सकते हैं। बेसिकली हम डॉम के ज़रिए लाते हैं। इसको फ़िलहाल अभी आप डॉक्यूमेंट पढ़ें, अभी हम देखेंगे इसको हम डॉम कहते हैं क्यों। अच्छा भाई, फ़िलहाल हम डॉक्यूमेंट के ज़रिए इसको ला रहे हैं या फिर डॉम के ज़रिए ला रहे हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और ये ID के थ्रू एलिमेंट को लेकर आएगा। तो मैं इस एलिमेंट को जो है ना ID देता हूँ, उसका नाम मैं रख दूंगा टेक्स्ट रख देते हैं, ठीक है। इसका नाम टेक्स्ट रखते हैं और यहाँ पे टेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है और मैं इसको, अच्छा ये मुझे क्या ला के रिटर्न करेगा, ये वाला पूरा एलिमेंट है ना। तो इसको मैं वेरिएबल के अंदर सेव करा लूँ, करा सकते हैं ना। मैंने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल पैराग्राफ इक्वल टू, ठीक है। जस्ट हम देखते हैं कि पैराग्राफ के अंदर आ क्या रहा है। पैराग्राफ नहीं है ना, बल्कि वो इनपुट है। वैसे वो चल जाएगा, जस्ट नाम इसका हमने रखा हुआ है। अच्छा भाई, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं आया। ये इनपुट मिलेगा कब इसको? जब उस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, जब हम वो वाला फंक्शन कॉल करेंगे, ठीक है। ग्रीड नाम का है फंक्शन, ग्रीड नाम के फंक्शन को मैंने कॉल किया और ये यहाँ पे इनपुट फील्ड लाकर दे रहा है, ठीक है। हमने ये वाला काम बटन के साथ कराया हुआ है। ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है। बस ग्रीड का फंक्शन चलना चाहिए, ये काम आपका हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है उसके लिए बटन हो। जो फंक्शन आपने बनाया है, जिसका ये सब कुछ काम है, जस्ट उसको किसी तरह से कॉल कर दो आप। या तो इसके ऑन ब्लर पे कॉल कर दो, या एक बटन हमने बनाया हुआ है इस पर कॉल कर दो, ठीक है। या आप यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैंने बटन के ऊपर उस फंक्शन को ट्रिगर किया हुआ था, तो एक पूरी की पूरी जो है ना एलिमेंट उठ के यहाँ पे आ रही है। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें मुझे नज़र कैसे आएंगी? मैं एक काम करता हूँ, मैं आ जाऊँगा जल्दी से सोर्स के अंदर, ठीक है। सोर्स के अंदर आने के बाद जो है ना मेरा जो कोड नज़र आएगा वो आ जाएगा इस app.js के अंदर, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ये app.js है, इस पर आप क्लिक करेंगे, आप इधर आ जाएंगे, ठीक है। सही है भाई। ये यहाँ पे आप लोगों ने ये डीबगर टूल खोला हुआ है, बिकॉज यहाँ पे जो है ना अक्सर आपके पास प्रॉब्लम्स वगैरह आ रहे होते हैं, तो आप यहाँ से चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। अभी प्रॉब्लम ये है कि इस इनपुट फील्ड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें वो हमें नज़र नहीं आ रही, तो हम उसको निकाल कैसे लें। तो app.js के अंदर आते हैं, हमें चेक करना है यहाँ पे, है ना, कि यहाँ पे आ क्या रहा है। तो इस लाइन पे मैं कोड को रोक देता हूँ, ठीक है। मैंने जस्ट यहाँ पे जो है ना इसको डीबगर कर दिया है, मतलब बेसिकली मैंने इसको डीबग करने के लिए यहाँ पे इस कोड को रोक दिया, सही है। अभी यहाँ तक हम पहुँचेंगे कब? किसी तरह से मैं अगर इस फंक्शन को कॉल कर दूँ तो यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे, है ना। किसी तरह से मैं फंक्शन को कॉल कर दूँ तो हमारा ये वाला कोड चलेगा, हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे। रिफ़्रेश करने पे ये फंक्शन नहीं चलता है, रिफ़्रेश करने पे नहीं चलता है। ये बटन के क्लिक होने पे चलता है, चलता है। मैं क्लिक करता हूँ। अच्छा भाई, यहाँ पे क्या किया इसने? इसको रोक दिया है, ठीक है। इसको इसने पॉज किया है यहाँ पे। अभी आते हैं console.log पे और यहाँ पे जो है ना होवर करते हैं, ठीक है।
और यहाँ पे देखते हैं इस एलिमेंट्स के अंदर, ये इनपुट के अंदर बेसिकली हमें पूरा का पूरा एलिमेंट मिल रहा था। इस एलिमेंट के अंदर कितनी चीज़ें, एलिमेंट के अंदर मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। जैसे कि यहाँ पे इसका बेस URL है, चेक्ड मिल जाएगा, चाइल्ड नोट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। फ़िलहाल अभी आपका इतना काम नहीं है, इसको आहिस्ता आहिस्ता करके हम पढ़ेंगे। फ़िलहाल नीचे आते हैं। हमारा जो काम है वो है वैल्यूज़ है। अच्छा, वैल्यू यहाँ पे एम्प्टी है और हमने इनपुट फील्ड के अंदर कुछ नहीं रखा हुआ था। इसका मतलब वैल्यू हम यहाँ से उठा सकते हैं, इनपुट फील्ड की वैल्यू हम यहाँ से उठा सकते हैं। अगर मैं दोबारा से कंसोल करूँ, ये जो एलिमेंट मिल रहा है, ये जो एलिमेंट है इसके अंदर वैल्यू भी मौजूद है ना। डॉट वैल्यू करके अगर मैं इसको गेट कर लूँ तो इसकी वैल्यू मुझे मिल जाएगी। पूरा मैं एलिमेंट लेने की जगह क्या है यहाँ से उठा सकता हूँ, इसकी वैल्यू। तो इनपुट डॉट वैल्यू यहाँ पे कर सकते हैं। आप चाहें तो डॉट वैल्यू उठा के यहाँ भी रख दें, कोई मसले की बात नहीं है। तो यहाँ पे इनपुट डॉट वैल्यू रिफ्रेश, यहाँ पे मैंने लिखा हेलो और यहाँ पे ग्रीट। इसकी आवाज़ आ रही है। हाँ भाई, क्या कर रहे हो? बाहर चले जाओ ना, बात करना है तो। कौन है ये? अभी आवाज़ नहीं आई किसी की। मैं ग्रीट के फंक्शन को कॉल करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये दोबारा से इसको बाउंस कर रहा है, मैंने ये हटा दिया, सही है, ताकि ये जो है ना दोबारा से इसको बाउंस ना करे। अब आते हैं कंसोल के अंदर। अगेन मैंने लिखा ग्रीट, अच्छा यहाँ पे अनडिफाइन आया कुछ, क्योंकि मैंने कुछ लिखा हुआ नहीं है। हेलो मैं लिखता हूँ। अगेन मैं यहाँ पे लिखूँगा ग्रीट। अच्छा, अभी यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? हेलो मिल रहा है, ठीक है। हेलो बेसिकली मिल कैसे रहा है? इस ग्रीट के फंक्शन का काम क्या था? हाँ, सबसे पहले इस इनपुट फील्ड को HTML के अंदर लेकर आओ डॉम के जरिए, ठीक है। उसके अंदर से वैल्यू निकालो और कंसोल के अंदर दिखा दो। ये इसका काम था जो कि ये कर रहा है। अभी यहाँ पे यूजर तो कंसोल से चलाएगा नहीं, इस फंक्शन को हमें किसी HTML से चलाना है ना। तो हमने एक HTML के साथ इसको इवेंट के साथ बाइंड किया हुआ है। अभी मैं लॉगिन पे भी क्लिक करूँगा तो हमारे पास यही काम होगा, यही हो रहा है। हेलो आ रहा है हमारे पास। अगर मैं साथ साथ हेलो वर्ल्ड लिख दूँ तो यहाँ पे हमें हेलो वर्ल्ड मिलेगा, ठीक है। अच्छा भाई, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अच्छा, जिस तरह से हम वैल्यू को गेट कर रहे हैं, इसी तरह से हम वैल्यू को क्या कर सकते हैं? सेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वैल्यू को सेट करने का क्या तरीका होता है वो आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो है ना इसके ऑन ब्लर के ऊपर सेट करवा देते हैं, सही है। ऑन ब्लर के ऊपर मैंने सेट वैल्यू का एक फंक्शन कॉल कर दिया, ठीक है। ऑन ब्लर के ऊपर मैंने सेट वैल्यू का एक फंक्शन कॉल कर दिया। अभी वैल्यू सेट हो जाएगी? हाँ, नहीं होगी? हाँ भाई मोइस, वैल्यू सेट हो जाएगी? नहीं होगी? समझाओ ज़रा वैल्यू सेट कैसे होगी। हाँ बिल्कुल ठीक है, फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, सेट वैल्यू का फंक्शन बनाना पड़ेगा तो उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आऊँगा जल्दी से। फंक्शन का कीवर्ड, फंक्शन का नाम और कर्ली ब्रेसेस के साथ सेट टेक्स्ट कंप्लीट, ठीक है। इस फंक्शन का काम क्या है? इनपुट फील्ड के अंदर वैल्यू को सेट करना। तो वो इनपुट की जो फील्ड है बेसिकली वो HTML का एलिमेंट है, वो चाहिए मुझे। तो वो कौन ला कर देगा? डॉम ला कर देगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और ID मैंने उसको क्या दी हुई है? इनपुट दी हुई है क्या? ID टेक्स्ट दी हुई है, ठीक है। ID टेक्स्ट, यहाँ पे मुझे इसकी वैल्यू को सेट करना है तो डॉट वैल्यू इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, सही है ये? हाँ भाई, चलना चाहिए। प्रिंट करवाने की क्या नीड है? ज़रूरत क्या है कंसोल की? इसका जो काम है ये करेगा। कंसोल पे तो हम चेक करते हैं, तो करना चाहिए। इनपुट फील्ड यहाँ पे गेट हो जाएगा, उसमें से वैल्यू भी निकालेगा ये और उस वैल्यू के अंदर इस चीज़ को अपडेट कर देगा। पॉसिबल है? रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा वर्ल्ड
हेलो ऑन ब्लर हेलो वर्ल्ड हो गया, ठीक है। जैसे ही मैं ऑन ब्लर को ट्रिगर करूंगा हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू सेट हो जाएगी हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अच्छा वैल्यू सेट हो गई, कंसोल पे कुछ भी नहीं आया, मैं लॉगिन पे क्लिक करूँ हेलो वर्ल्ड आएगा, ये वर्ल्ड हेलो आएगा, हेलो वर्ल्ड आएगा यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ रहा है। अभी कितनी चीजें समझ में आ गई कि किसी भी HTML के एलिमेंट के ऊपर आप जावास्क्रिप्ट को चला सकते हैं, ठीक है। अच्छा जावास्क्रिप्ट आप इवेंट पे चला तो सकते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट का सारा कोड जावास्क्रिप्ट की फाइल में ही होना चाहिए, यहाँ पे जस्ट फंक्शन कॉल होना चाहिए, ठीक है। अच्छा फंक्शन कॉल से आप क्या क्या कर सकते हैं, एलिमेंट आप जावास्क्रिप्ट के अंदर मंगवा सकते हैं डॉम के थ्रू, उसके अंदर वैल्यू सेट कर सकते हैं, वैल्यू गेट कर सकते हैं, ठीक है। और भी मल्टीपल चीजें आप कर सकते हैं, उसको एक एक करके जो है ना अभी देखेंगे। अच्छा यहाँ पे आते हैं दोबारा से बुक के अंदर, यहाँ पे इन्होंने फील्ड्स के रिलेटेड जो कुछ भी बताया था वो सब कुछ हमने देख लिया। अभी कुछ चीजें मैंने ऊपर भी मिस की थी और यहाँ पे भी कुछ चीजें मुझे नजर आ रही हैं, जैसे कि इन्होंने इसके स्टाइल के अंदर कुछ चेंज किया, जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसके स्टाइल के अंदर ये कुछ चेंज कर रहे हैं। और इससे पहले मुझे SRC करके कुछ दिखा था ना कि इसका ये सोर्स चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा भाई यहाँ पे आ जाते हैं, सबसे पहले तो है ना SRC को समझते हैं। अच्छा इन सब चीज़ों को मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट कर रहा हूँ, अगर ना भी करूँ तो कोई मसले की बात नहीं है, वो वैसे भी ट्रिगर नहीं होगा जब तक हम उस इवेंट को कॉल नहीं करते हैं। अच्छा भाई यहाँ पे जो है ना मैं एक इमेज रखता हूँ, ठीक है। इमेज यहाँ पे हम उठा लेते हैं कायद इमेज, ठीक है। कायद इमेज यहाँ से उठा लेते हैं। सही भाई, यहाँ से मैंने कायद इमेज उठाया और ऑल्ट के अंदर हम लिख देते हैं कायदे आजम, ठीक है। अच्छा कायदे आजम मैंने यहाँ पे लिखा और इमेज का सोर्स भी लगा दिया, इमेज हमारे पास आ जाएगी। इसके हाइट विड्थ को भी सेट कर लेते हैं, हाइट 100 पिक्सल या 200 पिक्सल, विड्थ 200 पिक्सल, ठीक है। हाइट और विड्थ मैंने सेट की 200 पिक्सल है, सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पे इमेज आ चुकी है, सही है। यहाँ पे सारी चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर चल रही हैं। अभी यहाँ पे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमारे पास अलर्ट खुल रहा है, देंगे ना इसको क्लास देंगे, सॉरी क्लास नेम जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज़ होगा, क्लास देते हैं इसको इमेज की। इसको यहाँ से करता हूँ मैं कॉपी, स्टाइल्स के अंदर आ जाते हैं, .css डॉट इमेज, कर्सर पॉइंटर लग जाएगा। हाँ CSS लिंक कराई हमने तो फिर लिंक डॉट स्लैश स्टाइल्स डॉट CSS, अभी देखो ये आ गया, सही है। कर्सर पॉइंटर भी इसके ऊपर आ गया। अभी देखो ना ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं अगर इमेजेस वगैरह के साथ आप ऑन क्लिक का इवेंट लगाएंगे। इसी वजह से मैं आपको कह रहा था कि ऑन क्लिक का इवेंट बेहतर प्रैक्टिस यही होती है, या किसी एंकर टैग पे होना चाहिए या तो किसी बटन पे होना चाहिए, या तो आप कार्ड्स के ऊपर आप अक्सर देते हैं, कार्ड जो है ना क्लिकेबल होते हैं, जो कार्ड्स आपको वेबसाइट पे नज़र आते हैं, तो उसके ऊपर कर्सर पॉइंटर वगैरह ये सारी चीज़ें करनी होती हैं, ठीक है। तो अच्छा भाई अभी आ जाते हैं फिलहाल इसके बाद वाले टॉपिक में। ये हमारा CSS से रिलेटेड टॉपिक नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ। अच्छा भाई यहाँ पे हमने एक इमेज लगाया हुआ है और इमेज के क्लिक होने पे हमारे पास एक फंक्शन कॉल हो जाता है। अच्छा मैं ऐसा कुछ करवाना चाहता हूँ कि इमेज के ऊपर मैं क्लिक करूँ ना तो ये इमेज क्या हो जाए, यहाँ से गायब हो जाए, इमेज यहाँ से विजिबिलिटी इसकी हिडन हो जाए। तो अब मैं सिंपल जावास्क्रिप्ट के थ्रू क्या करवाना चाह रहा हूँ, CSS इम्प्लीमेंट करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जावास्क्रिप्ट के थ्रू CSS इम्प्लीमेंट करवाना है हमें, तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ऑन क्लिक के ऊपर एक फंक्शन को ट्रिगर करते हैं। इस फंक्शन का नाम हम क्या रखें, हाइट रख दें। इस फंक्शन का नाम हम हाइट रख देते हैं, ठीक है। app.js के अंदर मुझे फंक्शन हाइट बनाना पड़ेगा और मैंने यहाँ पे बना भी लिया। इस फंक्शन का काम क्या होगा, इस एलिमेंट के अंदर एक CSS ऐड कर दें। तो बेसिकली ये एलिमेंट इसको चाहिए, कैसे,
डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी मैंने दी भी है नहीं, दे देते हैं इसको आईडी, आईडी इसको दे देते हैं इमेज। सही है, आईडी मैंने इसको इमेज दे दी, और यहाँ पे ये गेट भी हो रहा है। चेक करते हैं क्या ये मिला हमें। सही है, इसको मैंने कंसोल के अंदर रख दिया, क्या ये हमें मिल रहा है? रिफ्रेश क्लिक करने पे हाँ ये इमेज का एलिमेंट हमें यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, अच्छा इमेज का एलिमेंट जब हमें मिल रहा है और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, इसके स्टाइल के अंदर जो है ना कुछ चेंज करता हूँ। मैंने लिखा डॉट स्टाइल डॉट CSS के अंदर किसी को याद है हम जिस तरह से एलिमेंट्स को हाइड करते हैं? हाँ, विजिबिलिटी, हाँ डिस्प्ले नन भी होता है, विजिबिलिटी हिडन भी होता है। डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी हिडन के अंदर एक फर्क है ना। डिस्प्ले नन वो ऐसा गायब करता है जैसे कि HTML में था ही नहीं, और विजिबिलिटी हिडन जस्ट आपको दिखाएगा नहीं वहाँ पे, उसका स्ट्रक्चर वगैरह हाँ सारी चीज़ें होंगी। तो यहाँ से हम विजिबिलिटी हिडन, ठीक है, विजिबिलिटी हिडन करते हैं। क्या ये चलेगा? चलना चाहिए। यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ, क्लिक मैंने किया, यहाँ से इसकी विजिबिलिटी क्या हो गई? हिडन हो गई। देखो यहाँ पे ये है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये काम मैं कर तो रहा हूँ, लेकिन बेहतर होगा इसको हम वेरिएबल के अंदर कर दें। वेरिएबल इमेज, यहाँ से ये सब कुछ जो है ना कंट्रोल X करके उठा लेंगे, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं इसको चलेगा, ये चलना चाहिए। देखते हैं, रिफ्रेश दोबारा मैंने किया, क्लिक करता हूँ मैं, और यहाँ पे ये चला गया। ठीक है, इसकी विजिबिलिटी यहाँ से क्या हो गई? हिडन हो गई। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम जो है ना स्टाइल को ऐड कर पा रहे हैं, इसका मतलब हम यहाँ पे कोई भी स्टाइल ऐड करवा सकते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, बाद वक़्त कुछ चीज़ें हमारे पास ऐसी होती हैं वेबसाइट्स के अंदर, जैसे ही हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं ना, कोई स्टाइल इम्प्लीमेंट हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, या कोई यहाँ से क्लिक करो आप, उसके ऊपर कोई एनिमेशन लगा होगा वो चलने लगता है, या जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कोई ना कोई आपका बॉर्डर आ जाएगा छोटा सा। इस तरह की चीज़ें अक्सर होती हैं। ठीक है, तो ये वाला काम आप इसके थ्रू कर सकते हैं। ये जो एग्जाम्पल है ना विजिबिलिटी हिडन, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखी है। आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे बॉर्डर लगा सकते हैं, बैकग्राउंड कलर है, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। आपने एक चीज़ का ख्याल करना है, जो प्रॉपर्टी आपके पास CSS के अंदर हाइफन केस के अंदर चलती है, हाइफन मीन्स डैश केस के अंदर चल रही होती हैं, यहाँ पे आप कैमल केस चलाएंगे उसको। ठीक है, जैसे कि आपके पास होता है ना बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर देखो यहाँ पे किस तरह लिखा हुआ है कैमल केस के अंदर। CSS में ऐसा होता है, वो हाइफन केस के अंदर होता है। तो जस्ट आपने इन सब चीज़ों का ख्याल करना है, बाकी तमाम CSS की प्रॉपर्टी आप यहाँ से इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। सही है, यहाँ तक बात समझ में आई? जावास्क्रिप्ट के थ्रू CSS आप इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, और आप क्या कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट के थ्रू इनपुट फील्ड वैल्यू को गेट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। सही है, अच्छा यहाँ पे जो है ना और भी चीज़ें होती हैं, उसको एक एक करके देखते हैं। फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से जो है ना इमेज का सोर्स में उठाता हूँ। ठीक है, image.src करके, src तो मुझे खैर यहीं पे ही नज़र आ रहा है कि इसके अंदर जो है ना src मौजूद है। इसको मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा भाई ये हमारे पास ये SRC, ठीक है, SRC हमें यहीं पे ही नजर आ रहा है। वैसे SRC वैसे भी होता है, आप लोगों को नॉर्मल पता है, अगर नहीं आता तो सिंपल आप उसको डीबग करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं काम करता हूँ, उसके क्लिक होने पे जो है ना इमेज को चेंज करवाता हूँ। सही है, इमेज को चेंज करवाना है क्लिक होने पे। क्लिक होने पे हमारे पास ये वाला इवेंट टारगेट होता है, इस हाइड के साथ ही काम कर लेते हैं, है ना। तो हमारे पास एलिमेंट आ चुका है, एलिमेंट का सोर्स मैंने अभी क्या कर दिया है, हिडन किया हुआ है। इसको सोर्स को जो है ना मैं दूसरे इमेज का सोर्स बना देता हूँ। एक इमेज यहाँ से उठा लेते हैं हम, कंट्रोल V। सही है, एक इमेज यहाँ से मैंने उठाई है, और यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ, क्लिक होने पे इमेज चेंज हो जाएगी।
होनी चाहिए। मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इमेज चेंज हो चुकी है, ठीक है। अच्छा दोबारा क्लिक करूँगा, प्रीवियस इमेज आएगी? अभी नहीं आएगी प्रीवियस इमेज, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे काम करता हूँ, 2 बटन बनाता हूँ, एक के क्लिक होने पे पुरानी इमेज चलेगी, एक के क्लिक होने पे नई इमेज चलेगी। फिर आप लोगों का क्या काम होगा, एक ही बटन के ऊपर ये वाला काम करना है। पहले 2 बटन से करते हैं, वो काम आसान है। अच्छा भाई यहाँ पे इसके क्लिक होने पे ये चलता है। मैं यहाँ से कॉपी करके एक और फंक्शन बनाता हूँ, इसका नाम रख देते हैं पी इमेज, मीन्स प्रीवियस इमेज। करंट इमेज, ठीक है। सी स्मॉल में कर देता हूँ ताकि चीज़ें कैमल केस के अंदर रहें। प्रीवियस इमेज और करंट इमेज, यहाँ पे मुझे प्रीवियस इमेज का पाथ मिल जाएगा। प्रीवियस इमेज मैंने कॉपी किया हुआ था कहीं पे, ये वाला, ठीक है। क्या हटाना पड़ेगा, दोबारा से इसको कर लेते हैं, सही है। अच्छा भाई यहाँ पे इस फंक्शन के कॉल होने पे हमारे पास ये वाली इमेज लग जाएगी जो हमने प्रीवियस यूज़ किया हुआ है। इस फंक्शन के कॉल होने पे हमारे पास अभी जो करंट इमेज है वो लग जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो है ना 2 बटन्स क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे ऑन क्लिक का कोई इवेंट नहीं चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये इमेज रहने देते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। मैंने एक बटन बनाया, क्लिक टू चेंज, ठीक है। और इसके ऑन क्लिक करने पे कौन से फंक्शन को टारगेट करें, यहाँ एनक्रिप्टेड वाला लिखा हुआ है, इसको टारगेट करते हैं, पी इमेज, सही है। इसी को यहाँ से, सही है। और यहाँ पे क्या करें, सी इमेज, ठीक है। क्लिक टू, चलो चेंज रहने देते हैं इसको, रिफ्रेश। और यहाँ पे हम इसको जो है ना एक डेफ के अंदर रख देते हैं। चलो खैर वो तो स्टाइल वाला काम आप लोग कर ही लोगे ना। तो यहाँ पे क्लिक टू चेंज, ठीक है। ये आई थिंक दूसरा फंक्शन होगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये इमेज आ गई, इस पर क्लिक करता हूँ, ये इमेज आ गई, ठीक है। दोनों क्लिक होने पे हमारे पास काम बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है। यहाँ तक बात समझ में आई है? हमने इसके क्लिक होने पे फंक्शन कॉल कराया जो इसका सोर्स जो है ना ये वाला रख देता है। इसके क्लिक होने पे फंक्शन कॉल होता है जो सोर्स को चेंज होने पे ये वाला रख देगा, सही। अच्छा यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई हैं। तो अभी काम करते हैं, एक ही बटन होना चाहिए, उसी बटन के कौन कह रहा है ये यार, ये क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? अभी मैं देखूंगा, बाहर कर दूंगा, बिला वजह क्लास में आप लोग डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हो। अभी यहाँ पे मैं एक ही बटन रखूंगा, हाँ बिल्कुल। स्लाइडर के अंदर तो खैर आप एनिमेशन का यूज करेंगे ना, हाँ कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर एनिमेशन भी ऐड होना चाहिए, स्लाइडर के लिए कंपलसरी है। वैसे अगर आप एनिमेशन नहीं चाहते तो सिंपल आप वो जो एरो होता है ना उसके क्लिक होने पे इमेज चेंज करा सकते हो स्मूथली। और एनिमेशन से फ़ायदा ये होगा वो आपको स्लाइडर की तरह नज़र आएगा। वो जो है ना ट्रांसलेट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि किस तरह से आप इस तरफ उसको फेंकेंगे और वहाँ से कैसे आएगा। खैर वो सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस से सीखेंगे। अच्छा भाई यहाँ पे अभी हम क्या चाहते हैं कि एक हमारे पास बटन हो, उसके क्लिक करने पे इमेज हमारी टॉगल हो। बेसिकली टॉगल का मतलब होता है उसी बटन के क्लिक होने पे हम उसको चेंज कराएं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा यहाँ पे हमारे पास एक नैप बार का जो है ना यहाँ पे मेनू आइकन आता है, उस पर आप क्लिक करते हैं ओपन होता है, क्लिक करते हैं क्लोज होता है। बेसिकली वही सेम चीज़ आपके पास टॉगल हो रही होती है। तो ये वाला काम करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो बटन मुझे एक ही चाहिए, दूसरा बटन मैंने यहाँ से हटा दिया, इसका नाम हम रख देते हैं चेंज, ठीक है। और ये जो है ना मुझे यहाँ पे सही है, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया, ठीक है। जब भी कोई इस बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो हमारे पास चेंज का जो फंक्शन है ये ट्रिगर हो जाएगा। अब असल काम इस फंक्शन के अंदर करना है। क्या लॉजिक जहन में आ रही है? कंडीशनल स्टेटमेंट, बिल्कुल ठीक है। इफ एल्स बनेगा, बिल्कुल सही है। सबसे पहली लाइन क्या लिखूं? हाँ भाई, सबसे पहले वो एलिमेंट मंगा लेते हैं, ठीक
ठीक है, एलिमेंट हमने ऊपर मंगाया हुआ था, सही है भाई, एलिमेंट हमारे पास आ गया। एक दफ़ा मेक श्योर करते हैं आईडी इमेज, यहाँ पे इमेज बिल्कुल सही है, यहाँ पे इमेज के अंदर हमारे पास वो वाला एलिमेंट आ चुका है। हाँ भाई, इधर से क्या करूँ वलीद, नहीं आ रहा समझ? हाँ भाई, और कोई? क्या करना पड़ेगा? ग्लोबल वेरिएबल फंक्शन के बाहर क्या नीड है उसकी? हाँ बिल्कुल सही है, लॉजिक तो सही है कि इफ के अंदर ये इमेज चले, एल्स के अंदर ये इमेज चले, लॉजिक बिल्कुल ठीक है, लेकिन ग्लोबल वेरिएबल का क्या ताल्लुक? हाँ भाई, कौन बताएगा? अहमद, नहीं पता? आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट कहाँ तक पढ़ा था? कहाँ तक चैप्टर्स? 50? अच्छा अच्छा भाई, यहाँ पे आते हैं दोबारा से, ठीक है। तो आप लोगों का तीसरा क्विज कैसे हुआ? तीसरा क्विज हुआ था ना? अच्छा अच्छा भाई, यहाँ पे इमेज के अंदर हमें इमेज का एलिमेंट मिलेगा, बिल्कुल ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों सोर्स को यहाँ पे रख लेता हूँ एज अ वेरिएबल, रख लूँ? तो मैं एक काम करता हूँ, वेरिएबल इमेज वन इक्वल टू सॉरी कोटेशन मार्क, और इमेज वन का पाथ हमें ये मिल रहा है, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या रख सकता हूँ, वेरिएबल इमेज टू, ठीक है। और ये दूसरा पाथ हमने जो कॉपी किया हुआ था वो ये रहा, ठीक है। अभी दोनों इमेज का पाथ यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, और वो एलिमेंट भी इमेज के अंदर मौजूद है। हाँ बिल्कुल, अगर जो हमारे पास इमेज का एलिमेंट आ रहा है उसकी सोर्स होगा उसके अंदर जो एलिमेंट है, ट्रिपल इक्वल टू इमेज वन है, तो इमेज डॉट src को अपडेट कर दो इमेज टू से, ठीक है। इमेज के अंदर तो पूरा एलिमेंट होगा ना, तो यहाँ से हम चेक भी src को ही कर रहे हैं, तो src को ही चेंज करना पड़ेगा, पूरे एलिमेंट को नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ तक देखते हैं, अभी नहीं चलेगा तो देख लेंगे, वरना इमेज डॉट src को किससे तब्दील करो, इमेज वन से। क्या ये चलेगा? रिफ्रेश करते हैं, चेंज अगेन चेंज, ठीक है। इसका मतलब ये यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, जस्ट आप लोगों ने सोचना है, इफ एल्स क्या आप लोगों ने आज पढ़ा है? नहीं ना। कंपैरिजन ऑपरेटर आप लोगों ने आज पढ़ा है? ये वेरिएबल बनाना आपको नहीं आता था? डॉक्यूमेंट से एलिमेंट गेट करना आता है, फंक्शन बनाना भी आता है, बटन की क्लिक करने पर ट्रिगर करना भी आता है, जस्ट आपने थोड़ा सा सोचना है। हाँ, लॉजिक बिल्डिंग करनी है, सोचना है ये सारा काम कैसे हो सकता है। असल पर्पस ही यही है कि आप लॉजिक बिल्डिंग करें, ठीक है। कोड लिखवाना कोई मसले की बात नहीं है, मैंने आपको शुरू में भी बताया है, आप 2025 के अंदर कोड लिखवाना कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। और अगर जो है ना आप इधर उधर से कोड नहीं लिखवाना जानते तो फिर वो आपका प्रॉब्लम है। कंपनी को चाहिए काम, और वो काम उससे ही लेगा जो जल्दी करके देगा, ज़्यादा काम करके देगा, ठीक है। तो कोड लिखवाना कोई मसले की बात नहीं है 2025 के अंदर। हाँ, अगर आप लोग अभी क्लास 2002 के अंदर या 2006 के अंदर बैठे होते तो फिर हम कोड लिखने की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, फिर एक टाइम आता है साल 2 साल के बाद हम लॉजिक बिल्डिंग की तरफ जाते हैं। अभी चीज़ें इतनी ज़्यादा फास्ट हो गई, कोड लिखवाने का कोई मसला ही नहीं है, जस्ट आपने लॉजिक बिल्डिंग क्रिएट करनी है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाला माइंडसेट होना चाहिए, बस काफ़ी है, ठीक है। लेकिन ये काफ़ी जो वर्ड है ना, ये तभी होगा जब आप लोग मेहनत करोगे, सही है। और ये इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हो। लॉजिक बिल्डिंग ऐसी चीज़ नहीं है कि आप उसको याद करोगे और वो चीज़ याद हो जाएगी। लॉजिक बिल्डिंग ही टफेस्ट पार्ट है इस पूरे कोर्स का, ठीक है।
लॉजिक बिल्डिंग का क्या मतलब है? आप सोचते हो प्रोग्रामर की तरह, या किसी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को क्या प्रोग्रामिंग के अंदर आप सॉल्व कर सकते हो, ये है लॉजिक बिल्डिंग। सही है, कोई भी प्रॉब्लम उसको सॉल्व करना है कोड के अंदर, ये है लॉजिक बिल्डिंग। सही है, तो इन सब चीज़ों की जो है ना, ये सारी चीज़ें आएंगी कैसे? सिर्फ और सिर्फ एक वाहिद जरिया है प्रैक्टिस, कोई दूसरा तरीका इसका नहीं है। प्रैक्टिस के अलावा आप इसको नहीं सीख सकते। आप 10 दफ़ा वीडियो देख लें, आप नहीं सीख सकते। मैं आपको गारंटेड लिख के दे सकता हूँ। आप उसको 1000 दफ़ा वीडियो देखें, उसको आप याद करें, आप उसको कॉपी में लिखें, नहीं सीख सकते। जब तक आप कोड प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसको चला के नहीं देखेंगे, उसके अंदर चीज़ें अपडेट खुद से नहीं करेंगे, गलती नहीं करेंगे, आपको लॉजिक बिल्डिंग समझ में नहीं आएगी। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे अभी हमने एक छोटा सा लॉजिक क्रिएट किया जो कि आप लोगों ने ही किया है इफ एल्स के थ्रू, और यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये वाला काम चल रहा है। बिल्कुल ठीक है, सही है। अभी मैं चाहता हूँ ना यहाँ पे हम क्या करें, एक और बटन होना चाहिए हमारे पास। बटन हाइड अनहाइड का एक बटन है, ठीक है। और यहाँ पे बटन हमारे पास आ चुका होगा HTML के अंदर। कोई भी इसके ऊपर क्लिक करे, इमेज हाइड हो जाए, दोबारा क्लिक करे, इमेज आ जाए, हो सकता है ये काम। पहला काम तो यहाँ पे जो आसान काम है वो मैं कर देता हूँ। ऑन क्लिक के ऊपर जो है ना, एक इवेंट को, एक फंक्शन को टारगेट कर देते हैं। इसका नाम क्या रखें? हाइड रख देते हैं, ठीक है। और इसको क्या करें हम, आईडी दे दें, इसको ज़रूरत नहीं है ना, हमें तो गेट इस एलिमेंट को करना है, ठीक है। तो यहाँ से इसको करते हैं कॉपी, app.js के अंदर हम लिखेंगे फंक्शन Ctrl+V और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। असल काम अब हमारा इस फंक्शन के अंदर होगा। एक काम तो आप सबके जहन में आ रहा होगा कि इस एलिमेंट को यहाँ पे गेट कर ले, वो मैंने यहाँ पे करके दे दिया। अभी क्या करूँ, इमेज के अंदर सोर्स वाई वी नीड सोर्स, हमें तो हाइड करना है, हाँ स्टाइल चेंज करना है। सोर्स, अच्छा हम इसके एलिमेंट को यहाँ पे लिखें, ठीक है। इमेज, ठीक है, क्या करूँ, डॉट स्टाइल डॉट विजिबिलिटी, नन थोड़ी होता है, हिडन, अनहिडन क्या होता है? नहीं, CSS भूल गए हो क्या? नहीं, विजिबल होता है ना। तो क्या करूं अभी, इसी के नीचे कैसे, हाउ? अभी तो मैं क्लिक करवाने पे काम करवाना क्या है, पहले वो तो सोचो जी। हाँ बना सकते हैं, वेरिएबल में सेव करके क्या करूं, यहाँ पे कंडीशन क्या लगेगी, असल गेम इसका है स्टाइल 1 स्टाइल 2। चलो कोई वेरिएबल की जरूरत नहीं है ना, डायरेक्ट रख देंगे। ये कंडीशन बताओ, कंडीशन क्या बनेगी, असल गेम इसका है। हाँ, अगर हिडन है तो विजिबल कर दो, नहीं है तो हाँ हिडन कर दो, अगर नहीं है तो अपना विजिबल कर दो। तो इस काम को उठा के मुझे रखना पड़ेगा कंडीशन के अंदर। अगर हमारे पास इमेज का जो स्टाइल है वो हिडन है, और यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू दे देते हैं, ठीक है। तो क्या करना, इसी को कॉपी करके पेस्ट करते हैं, और अपडेट के लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे और इसको विजिबल कर देंगे, वरना हिडन। सही है, इसको करते हैं फॉर्मेट, और यहाँ पे आ जाते हैं जल्दी से, हाइड अगेन अनहाइड, ठीक है।
और ये हमारे पास चल रहा है, हाँ ये बिल्कुल वैसे ही चल रहा है, और ये भी हमारे पास चल रहा है। एक और बटन हो जाए, बॉर्डर लगा देंगे। हाँ चलो ये जो है ना ये घर जाके करना। चलो देखते हैं, अभी देखते हैं सवाल। अच्छा रीडिंग फील्ड्स वैल्यू ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली हैं, और ऊपर जितनी चीज़ें रह गई थी ना वो भी मैंने आपको यहाँ पे कवर करा दी हैं, और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी मैंने आपको बता दी हैं जो कि आपके जो है ना ये टॉगल वाला काम अक्सर यूज़ होता है प्रैक्टिकल यूज़ केसेस का, लेकिन बुक के अंदर नहीं है। जस्ट मैंने आपको बता दिया, आप लोग इसकी प्रैक्टिस लाजमी करना। अच्छा भैया अगर आ जाते हैं चैप्टर नंबर 50। चैप्टर नंबर 50 हमारे पास सेटिंग फील्ड्स वैल्यू है। अच्छा भाई आप लोगों का जो तीसरा जावास्क्रिप्ट का क्विज है ना उसके अंदर तकरीबन 60 चैप्टर्स इंक्लूड है, ठीक है। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस रखो। मैं प्रीवियस क्लास के अंदर देख रहा था तकरीबन स्टूडेंट्स जो हैं वो उनकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं थी, या तो उनके पहले क्विज के अंदर मार्क्स अच्छे आए हुए थे इस वजह से उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की थी ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से, या तो वो पढ़ना ही नहीं चाहते, ठीक है। तो अगर ये दोनों चीज़ें अगर आपके अंदर हैं तो आप इसको ख़त्म कर दो, ठीक है। और देखो अगर चीज़ें आपको आती भी ना तो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। कॉन्फिडेंट ठीक है, अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंट अच्छी बात नहीं है। अपने आप को जो है ना अगर आप टॉप समझने लगोगे, अक्सर हम ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, अपने आप को अगर चीज़ें समझने लगोगे तो आप चीज़ें सीख नहीं पाओगे, ठीक है। आपने ऐसे ही सीखना है कि यार चीज़ें तो आती हैं, हो सकता है कोई नई दो चीज़ मैं सीख लूँ, ठीक है, या यार ये चीज़ मुझे सीखनी है, ठीक है। अगर आपका सीखने वाला माइंडसेट है, आप पहले से ही सोचते हो सारी चीज़ें मुझे आती हैं, तो फिर आप कभी सीख नहीं पाओगे। तो इसी वजह से कुछ स्टूडेंट्स पहले क्विज में उसके बहुत अच्छे मार्क्स थे, मैं देख रहा था रिजल्ट, वो दूसरे क्विज के अंदर जो है ना फेल है, ठीक है। तो अगर ये दो चीज़ें आपके अंदर हैं तो इसको जल्द से जल्द ख़त्म कर लो, और अगर नहीं पढ़ना आपने तो आप यहाँ से खुद ही चले जाओ, फिर उसके बाद आप बिल्कुल एंड पे यहाँ से निकल रहे होगे, फिर वो आपको ही बुरा लगेगा कि इतना टाइम आपने लगाया, विदाउट सर्टिफिकेट आप यहाँ से जा रहे हो, एलिमिनेट हो रहे हो, ठीक है। तो अगर नहीं पढ़ने का माइंडसेट है तो आप खुद ही से यहाँ ड्रॉप आउट हो जाओ, अगर पढ़ने का माइंडसेट है तो आप इसके लिए मेहनत करो। अच्छा भाई अभी आ जाते हैं चैप्टर 50 सेटिंग फील्ड वैल्यूज़। अच्छा फील्ड वैल्यूज़ तो हम लोगों ने देख लिया ना, एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं इन्होंने क्या किया हुआ है, ठीक है। वैसे तो हमें आता है। यहाँ पे इन्होंने किया क्या है, यहाँ पे HTML के अंदर एक इन्होंने फॉर्म बनाया, फॉर्म के अंदर इन्होंने एक इनपुट की फील्ड बनाई, बिल्कुल ठीक है। इनपुट की दो फील्ड है बल्कि, ठीक है, इनपुट की दो फील्ड है, और एक की आईडी लगी हुई है जिप कोड, दूसरी की आईडी लगी हुई सिटी, ठीक है। तो यहाँ पे काम क्या हो रहा है, एक फंक्शन जो है ना ट्रिगर हो रहा है फिल सिटी का। कब ट्रिगर हो रहा है, ऑन ब्लर पे, सही है। पहले वाले इनपुट फील्ड को जैसे ही आप ब्लर करेंगे ये वाला फंक्शन ट्रिगर हो जाएगा। यहाँ तक बात सबको समझ में आई। देखो आपको कोड पढ़ना आना चाहिए, कोड समझ में आना चाहिए। आप अब इस लेवल पे आ चुके हैं कि कोड आप देखें, आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ क्या काम हो रहा है, सही है। तो इस फंक्शन इस इनपुट फील्ड को जैसे ही हम ऑन ब्लर करेंगे तो हमारे पास फिल सिटी का जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो कि ये रहा, सही है। इस फंक्शन के अंदर क्या काम हो रहा है, एक वेरिएबल बना हुआ है सिटी के नाम का, कोई मसले की बात नहीं है, वेरिएबल बना देते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इनपुट फील्ड की वैल्यू इन्होंने उठाई, ये आईडी लगी हुई है ये, इसका मतलब इसकी वैल्यू ये उठा के जिप के नाम का एक वेरिएबल इन्होंने बनाया उसके अंदर रख रहे हैं। बात समझ में आ रही है। अच्छा भाई नीचे इन्होंने स्विच स्टेटमेंट लगाया हुआ है, आप चाहे तो इफ एल्स भी लगा सकते हैं। स्विच स्टेटमेंट के अंदर इन्होंने जिप इंटर के ऊपर जो है ना कंडीशंस को चेक करवाना है, इसीलिए इन्होंने स्विच लगाया हुआ है। आप चाहे तो इफ एल्स भी लगा सकते हैं, अगर जिप इंटर ट्रिपल इक्वल टू ये हो, एल्स जिप इंटर ट्रिपल इक्वल टू ये हो। फिर यहाँ पे इन्होंने काम स्विच से किया हुआ है। स्विच सबको आता है, स्विच के स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जिप एंटर, बिकॉज इस वेरिएबल के ऊपर इन्होंने मल्टीपल कंडीशंस को चेक करना है, ठीक है। तो मल्टीपल केसेस बने हुए होंगे, ऐसा ही है। ये कह रहे हैं अगर जिप एंटर के अंदर 60608 आता है तो शिकागो इनके पास सिटी नेम के अंदर अपडेट हो जाएगा। व्हाट इज सिटी नेम, दिस इज वेरिएबल, ठीक है। तो एक वेरिएबल बना हुआ था, ये यहाँ पे इसको अपडेट कर रहे हैं, कोई मसले की बात नहीं। दूसरा केस ये है, अगर इस जिप इंटरेट के अंदर 68114 आए तो यहाँ पे क्या अपडेट हो जाएगा सिटी नेम के अंदर, और वहाँ अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ब्रेक हम क्यों लगाते हैं पता है, लाइन ब्रेक करने के लिए।
जहाँ पे भी उसका केस ट्रू हो वो वाला काम करने के बाद वो आगे ना जाए, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे हमारे पास जो केस है, मीन्स केस अपना जिप इंटरेट के अंदर अगर 53212 आ रहा है तो सिटी नेम के अंदर मिल्क वे यहाँ पे पता नहीं क्या लिखा हुआ है अजीब सा, ये जो है यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा काम कंडीशन वगैरह चेक करने के बाद जो है ना इन्होंने किया क्या, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, सिटी की आईडी कहाँ लगी हुई है भाई, ये दूसरे इनपुट फील्ड पे लगी हुई है, ठीक है। दूसरे इनपुट फील्ड के अंदर ये वैल्यू को सेट कर रहे हैं, सिंगल इक्वल टू लगा हुआ है ना, सेट करने का तो यही तरीका भी हमने प्रीवियस देखा हुआ है। सिटी नेम को सेट कर देंगे, सिटी नेम क्या है, एक वेरिएबल है। अब वेरिएबल तो खाली था लेकिन इस कंडीशन के ऊपर कुछ ना कुछ उसके ऊपर रखाया हुआ होगा, या तो शिकागो या ओमाहा या ये सारी चीज़ें। बात समझ में आई? हाँ भाई अहमद, क्या करता है ये कोड बताओ। बैठ के बताओ, कोई मसले की बात नहीं है। नहीं समझे? हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो इतना सारा कोड अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना, और यहाँ पे जो हम लोगों ने HTML देखा है, बेसिकली इसका मुझे आउटपुट बताओ कि कैसा कोड दिखेगा और इसका काम क्या होगा। क्या करेगा? उस जिप कोड की सीडी आ जाएगी, बिल्कुल सही। बात समझ में आई? दो इनपुट की फील्ड होंगी हमारे पास, पहले वाले में जो है ना वो जिप कोड लिखेगा और जैसे ही उस फील्ड को ऑन क्लियर करता है, मींस उसका जो ट्रिगर है वो वहां से फील्ड से हटा के कहीं और करता है, तो ऑन क्लियर के ऊपर एक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और उसका काम क्या है, दूसरी फील्ड के अंदर एक वैल्यू सेट कर देना। वैल्यू को कंडीशनली सेट कर रहा है, वो कंडीशन हमने स्विच स्टेटमेंट से बनाई है, सही है भाई। तो ये कोड जो है ना, ये घर जाके आप लोग लाजमी बनाना, और मेरा नहीं ख्याल ये आपको देखने की जरूरत है, आप इसको बैकअप देके बना सकते हैं, बल्कि आप इसके अंदर थोड़ा सा अपडेट करना है। ये वाला काम आप if else से करना, सही है, स्विच से नहीं करना। यहाँ पे स्विच बना हुआ if else से करना, सही है। अगर आप करोगे तो आपकी अपनी प्रैक्टिस होगी, नहीं करोगे तो अपना नुकसान है। मैं इसको चेक नहीं करूँगा कि किसने किया है नहीं किया है, सही है। तो अगर किसी ने सीखना है तो वो उसको कर ले, नहीं सीखना है तो आपका अपना मसला है, आपकी मर्जी है। अच्छा भाई, अभी आ जाते हैं चैप्टर नंबर 51 और रीडिंग एंड सेटिंग पैराग्राफ टेक्स्ट। और रीडिंग एंड सेटिंग पैराग्राफ टेक्स्ट, एक पैराग्राफ बनाना पड़ेगा रीड और सेट करने के लिए, तो यहाँ पे एक पैराग्राफ भी बना लेते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। पैराग्राफ तो हमें बनाना आता ही था। टेक्स्ट 1 रिफ्रेश, यहाँ पे टेक्स्ट 1 आ, ठीक है। अच्छा, बुक के अंदर इन्होंने बताया गया है, यहाँ पे इन्होंने एक अच्छा बड़ी अच्छी एग्जाम्पल उन्होंने दी हुई है कि यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, जैसे ही कोई बंदा क्लिक फॉर मोर के ऊपर क्लिक करता है ना, तो ये पैराग्राफ इतना सारा हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा क्लिक फॉर मोर का आपके पास वेबसाइट के ऊपर वो आता है, एंकर टैग होता है, आप जैसे ही क्लिक करते हैं वो टेक्स्ट को बढ़ा देता है। तो ये पॉसिबल कैसे है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो है ना टेक्स्ट 1 के साथ कुछ लोरेम लिखते हैं, यहाँ पे लोरेम 5 लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लोरेम 5 बेसिकली लिखा है, एक नॉर्मल सा हमारे पास टेक्स्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इसी के अंदर जो है ना एक एंकर का टैग बना लेते हैं, और इसको मुझे हैश करना पड़ेगा। क्लिक फॉर सी मोर कर देते हैं, ठीक है, सी मोर, और रिफ्रेश, यहाँ पे सी मोर आ रहा है। मैं चाहता हूँ जैसे ही कोई बंदा क्लिक करे यहाँ पे टेक्स्ट क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो इसके ऑन क्लिक होने पे काम करवाना है, तो इसके ऑन क्लिक पे फंक्शन का नाम होना चाहिए एक्सपेंड होना चाहिए, एक्सपेंड, और मुझे app.js के अंदर अच्छा ये सारी चीज़ें रहने देते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। फंक्शन हाँ देना है, अभी देखते हैं। एक्सपेंड, सही है। एक्सपेंड को मैंने क्या किया, बना लिया। यहाँ पे एक्सपेंड बेसिकली इसके क्लिक होने पे कॉल हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। मुझे इसके अंदर चेंज करवाना है, तो ये तो चाहिए ही होगा जावास्क्रिप्ट के अंदर। आईडी P1 दे देते हैं, तो कैसे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड देन यहाँ पे P1। इसको वेरिएबल के अंदर सेव कर ले, वेरिएबल इनपुट नहीं है, ये पैराग्राफ है, ठीक है। जस्ट लॉग करो P को, सही।
लेट्स सी, रिफ्रेश, सी मोर, और कंसोल के अंदर आते हैं। हाँ, ये वाला पैराग्राफ हमें मिल रहा है। पैराग्राफ मिल रहा है तो उसके अंदर चेंज कराना कोई मसले की बात नहीं है। मैंने इसके अंदर इसके इनर टेक्स्ट को चेंज कराना है, तो मैं पी डॉट इनर टेक्स्ट और क्या चेंज करवाना है, इसी को करते हैं कॉपी पेस्ट, बढ़ा देता हूँ। ठीक है, कंटेंट मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया, इसको कर लेते हैं फॉर्मेट। सही है, यहाँ पे कंटेंट मैंने बढ़ा दिया। इसके क्लिक होने पे ये फंक्शन ट्रिगर होगा। ये फंक्शन का काम क्या है, सबसे पहले तो पैराग्राफ का एलिमेंट उठाएगा और उसके इनर टेक्स्ट को यहाँ से चेंज कर देगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ, सी मोर। हाँ ठीक है, यहाँ पे सी मोर पे काम हमारा चल गया। ठीक है, जैसे ही मैं सी मोर कर रहा हूँ ये टेक्स्ट क्या हो गया, यहाँ से एक्सपेंड हो गया। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना और मल्टीपल चीज़ें होती हैं आपके पास। इनर टेक्स्ट के अलावा इनर एचटीएमएल भी होता है। इनर टेक्स्ट और एचटीएमएल के अंदर क्या फ़र्क है? फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं एचटीएमएल भेज रहा हूँ, मैंने इसको भेजा, बी क्या करता है, बोल्ड करता है ना। रिफ्रेश, सी मोर, ये देखो बी यहाँ पे जैसा मैंने भेजा था वैसे ही नज़र आ रहा है। हम तो ये नहीं चाहते हैं। मैं क्या चाहता था, यहाँ पे ये बोल्ड होके जाए, तो यहाँ पे टेक्स्ट की जगह मुझे करना पड़ेगा HTML। सही है, इनर HTML, सी मोर, यहाँ पे देखो सेट बोल्ड हुआ। बात समझ में आई? इनर HTML और इनर टेक्स्ट के अंदर डिफरेंस समझ में आया? नहीं आया? हाँ हाँ, अगर मुझे टेक्स्ट को करते हैं तो हम HTML भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा भाई, यहाँ पे दोबारा आते हैं। एलिमेंट हमने गेट किया, सही है। इस एलिमेंट के अंदर जो HTML है ना उसको हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, किससे? इससे चेंज कर रहे हैं। ये सिंगल इक्वल टू किसके लिए यूज़ होता है? अपडेट के लिए। बेसिकली ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, अपडेट के लिए यूज़ होता है। तो इसका HTML इसके साथ अपडेट हो जाएगा, हो जाएगा। अगर मैंने इसके टेक्स्ट को अपडेट किया तो इसका टेक्स्ट अपडेट होगा और इसको भी ये क्या कंसीडर करेगा, एज अ नॉर्मल टेक्स्ट। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये इसको HTML कंसीडर करे, क्योंकि HTML के जो टैग्स मैंने लगाए हैं वो HTML कंसीडर करेगा, तभी वो वाला काम चलेगा। तो इस वजह से मैंने इनर HTML लिखा। अगर नॉर्मल टेक्स्ट भेजना है तो हम सिंपल इनर टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर प्रैक्टिस यही है कि इनर HTML का ही आप यूज़ करें, ताकि आप नॉर्मल टेक्स्ट भेजें, HTML भेजें, चीज़ें आपके पास चलिए। ऑन ब्लर तो इनपुट फील्ड जो हमारे पास होती है ना उसकी प्रॉपर्टी है ना, इसमें ऑन ब्लर कैसे होगा? कहीं और क्लिक करते हैं तो वो दोबारा से वो हो जाता है ना, सही, दोबारा से कंप्रेस हो जाएगा। हाँ, ये काम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ऑन बॉडी के ऊपर क्लिक लगाना पड़ेगा, बॉडी के ऊपर, बॉडी पे कहीं पे भी, और कहीं पे भी। इसके अलावा और मल्टीपल तरीके हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं, उसी को जो है ना टॉगल बना दें, सी मोर, और वे सी मोर जो है ना चेंज हो जाए, शो लेस हो जाए। आपने अक्सर देखा होगा वही जो है ना वो चेंज हो जाता है, लेस हो जाता है। जैसे ही लेस पे क्लिक करेंगे दोबारा लेस हो जाएगा, उसको आप टॉगल कर सकते हैं इफ एल्स की कंडीशन लगा के। ठीक है, तो उसके मल्टीपल तरीके हैं, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी चीज़ें लाजमी आप लोग करें। अच्छी चीज़ है, अगर ये सारी चीज़ें आपके जहन में आ रही है तो आप लाजमी इसको कोड के अंदर इम्प्लीमेंट करें। अगर जहन में चीज़ें आ रही हैं कोड के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो आप समझ जाओ कि आपने जो आइडिया आपके पास आया था वो बेकार जा रहा है। ठीक है, अच्छा भाई, चैप्टर नंबर 52 मैनिपुलेटिंग इमेजेस एंड टेक्स्ट। इमेजेस का तो हमने देख ही लिया है जी। यहाँ पे आ जाते हैं दोबारा से चैप्टर नंबर 52। ठीक है, चैप्टर नंबर 52 में हमारे पास मैनिपुलेटिंग इमेजेस एंड टेक्स्ट, ये हम लोगों ने देखा हुआ है। ठीक है, देखते हैं इसके अंदर कोई नया कुछ दिख जाए तो उसको भी देख लेंगे। हाँ, इसके अंदर नया मुझे यहाँ पे दिख रहा है, इन्होंने जो है ना डिस्प्ले नन किया हुआ है, लेकिन स्टाइल के जरिए नहीं किया हुआ है। यहाँ पे एक नई चीज़ नज़र आ रही है, इन्होंने ये वाला काम CSS के अंदर किया। सही है, क्लिक करने पे या किसी भी कोई इवेंट के टारगेट करने पे उस पर क्लास नेम ऐड करा दिया, बेसिकली क्लास ऐड करा दिया। जब क्लास ऐड होगा तो डिस्प्ले उसका नन हो जाएगा। देखते हैं, ये एक नई चीज़ है, तो यहाँ पे जो है ना इसको देखते हैं।
तो यहाँ पे जो है ना, सबसे पहले तो मैं एक डॉट हाइड का क्लास क्रिएट करता हूँ और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ डिस्प्ले, या विजिबिलिटी हिडन कर देते हैं, विजिबिलिटी हिडन, सही है, विजिबिलिटी हिडन मैंने किया। और ये हमारे पास पैराग्राफ है, ठीक है। और एक बटन लगा लेते हैं इसके लिए, बटन के ऊपर, बल्कि यहाँ पे जो है इसके विजिबिलिटी को हाइड नहीं करते हैं, बॉर्डर लगा देंगे इसमें। बॉर्डर कैसे लगता है, सॉलिड, ये रेड, और यहाँ पे पिक्सल 4 पिक्सल देते हैं, ठीक है। और इसका नाम भी मेरे ख्याल से बॉर्डर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बटन लगाता हूँ, क्लिक टू ऐड बॉर्डर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना हमारे पास ये कुछ इस तरह से नजर आ रहा है, ठीक है। और ये सी मोर वगैरह मुझे नहीं चाहिए, सी मोर को भी यहाँ से हटा देते हैं। एक छोटा सा पैराग्राफ है जिसके ऊपर ID P1 की लगी हुई है, ठीक है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे बॉर्डर आए, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट नहीं आए। जैसे ही कोई बंदा इसके ऊपर क्लिक करे ना, इसके ऊपर क्या लग जाए, बॉर्डर लग जाए। एक तरीका तो आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि इसके ऊपर एक फंक्शन ट्रिगर करेंगे और इसी के अंदर आप डॉट स्टाइल करके बॉर्डर लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक नई चीज़ बताई कि आप उसके ऊपर क्लास नेम ऐड करें, और इस क्लास के ऊपर स्टाइल तो पहले हुआ वही है, वहाँ पे स्टाइल लिखने की क्या ज़रूरत। जावास्क्रिप्ट के अंदर वो गंदा लग रहा है कि यहाँ पे आप स्टाइल दे रहे हैं, यहाँ पे आप CSS लिखें और क्लास नेम ऐड होगा, ये अच्छी चीज़ है। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पे जो है ना, मैं कहता हूँ कि ऑन क्लिक के ऊपर एक फंक्शन को ट्रिगर करो। इस फंक्शन का नाम हम रख देते हैं बॉर्डर, ठीक है। इस फंक्शन का नाम है ऐड बॉर्डर होना चाहिए इसका नाम। मैं इसको जल्दी से करता हूँ कॉपी, और यहाँ पे आके एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है भाई। ऐड बॉर्डर का एक फंक्शन मैंने क्रिएट कर लिया, ठीक है। वो एलिमेंट मुझे चाहिए, तो इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं हम, ठीक है भाई। ये हमारे पास एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा। P1 की ID थी, हाँ P1 की ID थी। मैंने कहा P डॉट क्लास। अच्छा, वहाँ पे जो है ना क्लास हम यूज़ करते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर आप क्लास नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्लास ही है ये, लेकिन आप इसको कहते हैं क्लास नेम। इसकी वजह ये है क्योंकि अभी जावास्क्रिप्ट के अंदर आप लोगों ने क्लास पढ़ा नहीं है। जावास्क्रिप्ट के अंदर एक रिजर्व कीवर्ड होता है क्लास का, ठीक है। बेसिकली क्लासेस वगैरह ये सारी चीज़ें अगर किसी को पहले से अंदाज़ा है, वो दूसरी लैंग्वेजेस के ऊपर कोई काम कर रहा हो, तो उसको पता होगा कि क्लासेस वगैरह ये सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं। तो अभी फ़िलहाल आप लोगों ने नहीं पढ़ा, तो क्लास एक रिजर्व कीवर्ड है, और रिजर्व कीवर्ड को तो हम यूज़ करते नहीं हैं अपने वेरिएबल्स वगैरह के लिए। तो इस वजह से यहाँ पे हम क्लास को क्लास नेम लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है ये क्लास, इसको आप लोग वो नहीं करना, चेंज नहीं करना, है ये क्लास, लेकिन जस्ट हम इसको क्लास नेम लिख रहे हैं। इसकी वजह ये है क्लास एक रिजर्व कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट के अंदर, सही है। अच्छा, मैंने बोला P डॉट क्लास नेम। जब भी कोई इसके ऊपर क्लिक करेगा तो उसके क्लास नेम के अंदर क्या रख देना, बॉर्डर रख देना। और इसका नाम मैंने आई थिंक बॉर्डर ही रखा हुआ है, ठीक है। इसका नाम मैंने बॉर्डर रखा हुआ है। मैं यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश क्लिक किया मैंने, यहाँ पे बॉर्डर आ गया, ठीक है। मुझे पता है दोबारा से क्लिक करने पे आप बॉर्डर को हटवा भी सकते हैं, हट जाएगा ना। दोबारा से क्लिक करने पे आप बॉर्डर को यहाँ से हटा भी सकते हैं, यहाँ तक तो ठीक है। दोबारा से क्लिक करने पे बॉर्डर को आप दूसरे बटन में भी कर सकते हैं, इसी पे भी आप रिफ्रेश की कंडीशन लगा के काम कर सकते हैं। मैं काम करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे जो है ना एक ऑलरेडी मेरे पास क्लास लगी हुई है डॉट येलो। इसका काम है बैकग्राउंड, इसका कर देता है ये येलो। और ये जो है ये वाला स्टाइल बाय डिफॉल्ट इस पे लगा हुआ है, क्लास येलो। अभी मैं आगे यहाँ पे देख लेता हूँ, येलो कलर इस पे लगा हुआ है। मैं इस पे क्लिक करूँगा, बॉर्डर आ जाएगा। क्लिक करता हूँ, बॉर्डर आ गया। लेकिन मसला ये हुआ कि पुरानी वाली क्लास को उसने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, ओवरराइड कर दिया, ठीक है। मैं देखता हूँ हो क्या रहा है। यहाँ पे आते हैं जल्दी से, बॉडी के अंदर हमारे पास ये मौजूद है येलो, ठीक है। क्लिक मैंने किया, ये इसको क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है,
ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ कि इसके साथ दूसरी क्लास ऐड कर दें। एक से ज़्यादा क्लासेस दे सकते हैं या नहीं? दे सकते हैं ना। तो एक से ज़्यादा क्लासेस दे सकते हैं, तो हम इसको एक से ज़्यादा क्लासेस कहेंगे देने के लिए। यहाँ पे फ़िलहाल अभी यहाँ पे ये येलो था, इसने इसको क्या कर दिया, रिप्लेस करके बॉर्डर लगा दिया। तो ये वाला काम कैसे होगा, एक से ज़्यादा क्लास हम कैसे देते हैं, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें अपडेट हम किस तरह से करें, बताओ। क्लास नेम इक्वल टू बॉर्डर स्पेस देकर, देखो यहाँ पे क्या क्लास लगी हुई है नहीं लगी हुई है वो हमें क्या पता। हमें तो जो ऑलरेडी क्लास लगी हुई थी ना उसके साथ ये नई क्लास को ऐड करवाना है। ऐसे तो आप लोग कह रहे हो कि यहाँ पे स्पेस देके मैं येलो लिख दूंगा, काम हो जाएगा, बिल्कुल चलेगा, ये कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन उसके ऊपर मल्टीपल क्लासेस लगी हुई हैं, पूरा हमारा HTML का टेम्पलेट रेडी है, हमने एक फीचर ऐड किया है, इस बटन के क्लिक होने पे बॉर्डर लग जाता है। मैं चाहता हूँ उसका जो पुराना CSS है वो तो ख़राब ना होना, तो उसके साथ ये नई क्लास ऐड होनी चाहिए। तो कैसे करूँगी, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है अपडेट के अंदर ये वाला काम। हाँ भाई, बिलाल जी क्या कह रहे हैं? अभी आपने क्या कहा था, प्लस इक्वल टू, बिल्कुल सही है। प्लस इक्वल टू इसका क्या मतलब होता है, प्रीवियस के साथ इसको ऐड करो, यही मतलब है ना। ये शॉर्ट हैंड तरीका है, आपको पता है ये शॉर्ट हैंड तरीका है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे p डॉट क्लास नेम इक्वल टू p डॉट क्लास नेम प्लस बॉर्डर, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन अभी भी एक इसके अंदर मसला है, 90% काम तो हमने किया, देखते हैं क्या मसला है। रिफ्रेश में करता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, बॉर्डर लगा ना बैकग्राउंड कलर रहा, देखते हैं क्या इशू है। यहाँ पे येलो बॉर्डर इस तरह से ऐड हो गया, येलो बॉर्डर की कोई क्लास नहीं है, क्लास मल्टीपल लगाते हैं विद स्पेस ना, हाँ बॉर्डर से पहले स्पेस देना पड़ेगा, बिल्कुल सही है, ताकि वो स्पेस भी ऐड करे। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, ऐड बॉर्डर, हाँ। अच्छा भाई, आ जाते हैं दोबारा से टॉपिक पे। और यहाँ पे भी हम लोगों ने क्लास नेम ऐड किया है, ठीक है। अच्छा, क्लास नेम जो है ना, ये एक अच्छी प्रैक्टिस समझी जाती है, स्टाइल जो है वहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस है। इससे होगा क्या, HTML का काम HTML की फाइल के अंदर, जावास्क्रिप्ट का काम जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर, CSS का काम CSS की फाइल के अंदर, ठीक है। ये जस्ट वहाँ से आप क्लास नेम ऐड कर रहे हैं, HTML से सिर्फ आप फंक्शन ट्रिगर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना आप अपनी वेबसाइट को इंटरेक्टिव वेबसाइट बना सकते हैं कि आपका HTML CSS बना हुआ है, यहाँ पे इसके क्लिक होने पे कहाँ पे आपने किस जावास्क्रिप्ट को चलाना है, कहाँ पे कौन सा आउटपुट दिखेगा, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि ये जो है ना, ये डॉम वगैरह ये सब चीज़ों की आप प्रैक्टिस करें। और जैसे कि आपने छोटा सा कैलकुलेटर बना लिया, यहाँ पे चीज़ें HTML CSS के अंदर बनी हुई, क्लिक पे जो काम है, वैल्यू स्पीड के अंदर कैसे सेट हो रही है, ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि जो इसके बाद में असाइनमेंट दूंगा ना, इसके लिए आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अगर आप ये सारी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, छोटे मोटे कैलकुलेटर वगैरह नहीं बनाएंगे, तो आपको वो फिर असाइनमेंट नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उसके अंदर सारी चीज़ें होंगी, कंप्लीट HTML CSS भी होगा और जावास्क्रिप्ट को इंटरेक्ट कराना होगा। तो ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस के लिए लाजमी करें, ठीक है। अभी आते हैं दोबारा से अपने इस टॉपिक पे। यहाँ पे इन्होंने क्लास लगाई हुई थी डॉट हिडन की, जो कि क्या करता था, डिस्प्ले नन कर देता था, और ये जो हिडन है ना, इस फंक्शन की एग्जीक्यूट होने पे लगता था, सही है, बात समझ में आई। तो ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट कब करते थे भाई, ये वाला फंक्शन इमेज के क्लिक करने पे ये एग्जीक्यूट कर देते थे, इमेज के ऊपर ऑन क्लिक लगा हुआ है, सही है, बात समझ में आई। एक इमेज होगी तो उसके ऊपर जैसे ही कोई बंदा क्लिक करेगा ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। फंक्शन का क्या काम है, सिर्फ इसके ऊपर जो है ना क्या कर दो, ये वाली क्लास नेम लगा दो, सही। इस क्लास नेम के अंदर हो क्या रहा है, इस क्लास के अंदर हमने एक छोटा सा CSS लिखा हुआ है जस्ट, सही। अच्छा भी अभी आ जाते हैं इसके बाद, शॉपिंग इमेजेस वगैरह ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल ये सोर्स इसका चेंज करना है, सोर्स हम लोगों ने देख लिया है। अच्छा, सोर्स के अलावा हम जो है एंकर टैग का लिंक भी चेंज कर सकते हैं। एंकर टैग के अंदर href होता है, इमेज के अंदर जब सोर्स है, एंकर टैग के अंदर href होगा, तो आप वो भी चेंज कर सकते हैं। एंकर टैग के अंदर आपने href चेंज कर दिया, आप मल्टीपल चीज़ें, जितनी चीज़ें हम लोगों ने अभी डिबग करके देखी थी ना, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे
चेंज करवा सकते हैं, ठीक है। क्लास नेम हो गया आपका, जो मेन मेन चीज़ें मैं वो बता रहा हूँ, क्लास नेम है, सोर्स है आपके पास, href है अपना, ये सारी चीज़ें जो है ये मेन है, ठीक है। और भी कुछ अगर यहाँ पे दिखेगा तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे अगेन ये शॉपिंग इमेजेस एंड सेटिंग क्लासेस, ये तो हमने देख लिया कि क्लास कैसे सेट करना है, इमेज कैसे स्वैप करना है। देखते हैं कोई नया अगर यहाँ पे कुछ देखे तो यहाँ पे ये सोर्स को ही अपडेट करना है आफ्टर पिक इमेज। यहाँ पे जैसे ही कोई ये फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा इमेज चेंज हो जाएगी। फंक्शन एग्जीक्यूट करना है किसी भी तरह से, या तो कंसोल में लिख के कर दो, जैसे भी कर दो। इन्होंने किसी ना किसी लाजमी सी बात है यूजर से कराया होगा, तो कोई ना कोई HTML होगा इसके लिए, सही है। अच्छा भाई आते हैं नीचे, नीचे कोई नई चीज़ दिख रही है, नीचे भी हमें कोई नई चीज़ नहीं दिख रही है, सही है। इसके अंदर भी इन्होंने सोर्स को ही अपडेट किया हुआ है। अच्छा भाई यहाँ भी एक ही लाइन पे कर रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने वेरिएबल बना के अलग अलग लाइन पे किया, दोनों तरीके हम लोगों ने देख लिए, ठीक है। नीचे आता है भाई, देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, लिंक के अंदर href होता है, उसको भी आप अपडेट कर सकते हैं, वो मेरा नहीं है, इसको बताने की नीड है, सही। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी समझ में आ रही होंगी। सिंपल इसके फंक्शन के एग्जीक्यूट होने पे आपकी ये लिंक का href क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके पास बटन होता है गो टू दिस नेम, और ऊपर कुछ ऑप्शंस होते हैं कि आपने इस वेबसाइट पे जाना है, इस पे जाना है, इस पे जाना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसका नीचे वाला href चेंज हो गया होगा, फिर क्लिक करेंगे तो उस वाले पे लेके जाएगा। बात समझ में आ रही है। नीचे एक बटन है एंटर टैग का, सही है, उसका काम है वो किसी वेबसाइट के ऊपर लेके जाते हैं। किस वेबसाइट पे जाना है वो ऊपर आप ऑप्शन से सिलेक्ट करेंगे, सही है। आप लोगों ने ऑप्शन सिलेक्ट किया, जिस पे भी सिलेक्ट करेंगे वो अपडेट करके जो है ना अपने हिसाब से वैल्यू रख देगा, सही है। तो मल्टीपल बटन्स होंगे उसके लिए तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, अलग अलग फंक्शन बना सकते हैं। फिलहाल एक फंक्शन से भी आप काम कंडीशनली करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा भाई इसके नीचे आते हैं, चैप्टर नंबर 55 सेटिंग स्टाइल्स। स्टाइल सेट करना तो हमें आता ही है, स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज इन्होंने दिया हुआ है। आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज, जितना आपको CSS के अंदर आपने पढ़ा है सब आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि इससे ज़्यादा बेहतर प्रैक्टिस क्या है, क्लास में ऐड करें, CSS होना चाहिए उस क्लास के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे CSS फ्लोट वगैरह इन्होंने जो है ना ऐड किया हुआ है, विजिबिलिटी यहाँ पे दिख रहा है, मार्जिन दिख रहा है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने CSS के अंदर पढ़ी हुई है कि इस पर कोई क्लिक करे तो मार्जिन आ जाए, पैडिंग आ जाए, ये सब कुछ हो जाए, ठीक है। तो खैर ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली। अभी आ जाते हैं आगे, और तकरीबन कितने चैप्टर्स हम लोगों ने कर लिए, 55 चैप्टर्स हम लोगों ने कर लिए, ठीक है। अभी आ जाते हैं चैप्टर नंबर 56, टारगेट और एलिमेंट्स बाय द टैग नेम। अभी तक जितने भी हम लोगों ने एलिमेंट्स टारगेट किए हैं बाय ID, ठीक है। अभी आते हैं कि टारगेट करना है हमें एलिमेंट्स को उसके टैग नेम के थ्रू। टैग पता है ना किसको कहते हैं, HTML का ये जो टैग्स है हमारे पास। अब मैं काम करता हूँ, यहाँ पे जो है ना मैंने p मल्टीप्लाई बाय 2, और 2 नहीं है, चलो 2 ही रहने देते हैं। एक के अंदर मैंने टेक्स्ट 1 रखा हुआ है, दूसरे के अंदर मैंने टेक्स्ट 2 रखा हुआ, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हमारे पास दो पैराग्राफ है, टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2। यहाँ तक बात समझ में आई। मैंने इसको कोई ID वाईडी अभी नहीं दी है ना, क्योंकि हम ID के थ्रू तो हमें गेट करना आता ही है, हम टैग नेम के थ्रू गेट करेंगे। टैग नेम तो पता है इसका क्या है, क्या है टैग नेम? टैग नेम सिर्फ और सिर्फ p है। फंक्शन, ये फंक्शन एग्जीक्यूट कब होगा, कोई बटन वटन तो बनाना ही पड़ेगा। ये इसके क्लिक पे भी कर सकते हैं, ऑन क्लिक पे भी पैराग्राफ पे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे आसान करते हैं, इसको बटन बना के इसको कर देते हैं गेट। और क्लिक के ऊपर हमारे पास गेट टेक्स्ट। गेट टेक्स्ट का जो है ना फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, और ये फंक्शन हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा, सही है भाई। ये फंक्शन हमने यहाँ पे बना दिया, और आप सबको पता है यहाँ पे दो हमारे पास पैराग्राफ आ रहे हैं, इसके क्लिक करने पे वो वाला फंक्शन क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। इस फंक्शन का काम क्या है, जितने भी HTML के अंदर पैराग्राफ है उसको ला कर दो, ठीक है। ID के थ्रू तो आप ला ही सकते हैं, लेकिन अगर आपको मल्टीपल चीजें चाहिए, आपको सारे के सारे पैराग्राफ चाहिए, ये सबको ID से देख लेंगे, हाँ गलत है ना। तो टैग नेम अपना टैग के थ्रू आप उठा सकते हैं। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ चाहिए तो आप ID के थ्रू करेंगे, और ज़्यादातर खैर ID ही यूज़ होता है, लेकिन
आपको सारी चीजें वहां से चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, टैग नेम के थ्रू भी उठा सकते हैं। मैं यहाँ पे काम करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम करते हैं, टैग नेम, और यहाँ पे मुझे इसके टैग नेम को डिफाइन करना होगा। क्या है इसका टैग का नाम, पी, और जस्ट हम देखना चाहते हैं कि क्या ये हमें मिला, पी, ठीक है। यहाँ पे एक से ज़्यादा है, ठीक है। मैं आता हूँ कंसोल पे, मैंने गेट पे क्लिक किया, हाँ ये हमें मिला, पैराग्राफ हमें मिला, लेकिन एक एरे के अंदर मिल रहा है। एरे के अंदर मिल रहा है, इसकी वजह है क्योंकि HTML के अंदर अभी हमने टैग नेम से चीज़ें उठाई हुई हैं। आईडी के थ्रू जब हम उठा रहे थे ना तो चीज़ें एरे में क्यों नहीं मिल रही थी। आईडी के अंदर हमने एक चीज़ पढ़ी, आईडी यूनिक होती है, हर किसी की अलग होती है, ठीक है। जो टैग नेम है, हो सकता है पैराग्राफ 10 हो, अभी यहाँ पे एक भी होता ना तब भी ये एरे में ही ला कर देता, हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है कि 10 हो, 20 हो, 100, 1000 हो, पूरे HTML के अंदर 2000 पैराग्राफ्स हैं, तो ये सारी चीजें कैसे लाएगा, एरे में ही इसमें रखना है। मल्टीपल डेटा कहाँ स्टोर होता है, एरे के अंदर, तो इस वजह से ये एरे के अंदर चीजें ला कर दे रहे हैं। अब एक चीज जस्ट आपके जहन में आ गई कि चीजें एरे के अंदर आ रही है, अगर कुछ चेंज भी करना है तो एरे में से निकालना पड़ेगा, बस आपका काम हो जाएगा, सही। अगर यहाँ से आप यहाँ पे फंस गए ना कि आप यहीं पे अगर इसको डॉट इनर HTML करने लगते हैं, यहीं पे इसको अगर हम डॉट इनर HTML करें, यहाँ पे गेट करते हैं, देखो यहाँ पे कंसोल पे तो हेलो आ रहा है, लेकिन ये चेंज हुआ नहीं हुआ, क्योंकि ये पी जो है बेसिकली एलिमेंट नहीं है, उसका क्या है, एरे है। एलिमेंट यहाँ मुझे मिलेगा या तो यहाँ मिलेगा, सही है। अभी 0 पे मीन्स मैं पहले वाले की बात कर रहा हूँ, रिफ्रेश, देखो पहला वाले हेलो हो गया, हो गया। इसी तरह अगर मैं दूसरे वाले को करना होगा तो 1 करूँगा और यहाँ पे हमको मैं रिफ्रेश, दोनों हो जाएंगे, दूसरा होगा, ठीक है। अच्छा सारे करने हैं, हाँ डॉट लेंथ कोई और टर्म यूज करें, डॉट लेंथ तो यूज होगा, लूप चलाना पड़ेगा ना, उसके एरे की लेंथ तक लूप चलाना पड़ेगा। लूप का नाम है बार बार वाला काम, यहाँ पे कर सकते हैं मेमोरी, लेकिन हम मेमोरी क्यों करें जब लूप मौजूद है, तो मैं एक लूप चला रहा हूँ, फॉर का एक लूप बनाते हैं, ठीक है, और वेरिएबल i इक्वल टू 0, ठीक है। ये सारी लाइन आपको मैंने लूप के अंदर पढ़ी हुई है, i जब तक छोटा है p डॉट लेंथ के, p डॉट लेंथ में क्यों कर पा रहा हूँ, बिकॉज़ p इज एरे, ठीक है भाई, p क्या है, एरे है, तो एरे की कोई ना कोई लेंथ तो होगी ना। अभी लेंथ क्या है, 2 है, अगर p बढ़ते हैं हमारे पास एक से ज्यादा p, अगर हमारे पास 100 होंगे तो यहाँ पे इसकी लेंथ भी 100 है। i++ करवा देते हैं, और ये वाला काम होना चाहिए इसके अंदर, कंसोल की नीड नहीं है ना, और यहाँ पे आई होना चाहिए, है ना, सारा हो जाएगा। रिफ्रेश यहाँ पे देखते हैं, यस सब कुछ अपडेट हो रहा है, सब कुछ नहीं, जितने भी पैराग्राफ्स मौजूद हैं HTML के अंदर वो सब कुछ अपडेट हो रहा है। ये वाला फंक्शन किस किस को समझ में आया, क्या काम हो रहा है इसके अंदर। देखो मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो फॉर का लूप है ना, ये आप लोगों ने आज नहीं पढ़ा। अगर ये फॉर का लूप किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो वो उसकी अपनी गलती है। फॉर का लूप हमने बहुत पहले पढ़ा है, फॉर का लूप आप सबको आता है, उसकी लेंथ कैसे चलाना है, सब कुछ कैसे गेट करना है, ये आप लोगों ने पहले पढ़ा। अभी आपने नया क्या पढ़ा, टैग नेम के थ्रू आप एलिमेंट को गेट कर रहे हैं, और जब टैग नेम के थ्रू गेट कर रहे हैं चीजें आपको एरर में मिल रही है, जस्ट आपने ये नया पढ़ा हुआ है। अभी मुझे बताओ ये फंक्शन किसी को अगर नहीं समझ में आए अभी पूछ ले, मैं बता दूँ, क्योंकि फिर अभी नहीं आप लोग पूछोगे तो मैं सवाल करूंगा जी। हाँ देखो, अगर यहाँ से मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करता तो p के अंदर आगे एलिमेंट सेव हो जाता ना। अभी मैं टैग नेम कर रहा हूँ, टैग नेम से होगा क्या, वो एलिमेंट डायरेक्ट नहीं आएगा, वो एलिमेंट एक एरे के अंदर आ रहा है, तो उस एरे को मैंने p के अंदर सेव करवा लिया, तो ये p एरे का नाम रखा गया। बात समझ में आई? हाँ भाई, और किसी का कोई सवाल? सबको समझ में आया ये?
नहीं आया। अच्छा देखो यहाँ पे मैं आपको दोबारा से इसको जो है ना एक दफ़ा समझाता हूँ। हमारे पास दो पैराग्राफ्स हैं, बटन के क्लिक होने पे एक फंक्शन कॉल हो जाता है। ये वाली बात समझ में आ रही है? ठीक है, इस फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, जस्ट यही हमें समझना है। सही है? अच्छा भाई आ जाते हैं यहाँ पे, ये रहा फंक्शन। इस फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, हमने कहा जितने भी पैराग्राफ मौजूद हैं HTML के अंदर उसको लाकर दो। डॉम को हमने कहा, सही है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को हमने क्या कहा, जितने भी पैराग्राफ हैं उसको लाकर दो। अब वो इतने सारे पैराग्राफ्स हैं, एरे के अंदर ही लाकर देगा मल्टीपल डेटा। ठीक है, मल्टीपल डेटा एरे के अंदर आएगा, तो एरे ये लाकर देगा। उस एरे को मैंने एक वेरिएबल के अंदर सेव करा दिया। कोई मसले की बात? P के अंदर एक एरे मौजूद है। इस एरे के अंदर पड़ा हुआ क्या है, पहले इंडेक्स पे पहला P पड़ा हुआ है, दूसरे पे दूसरा, सॉरी पहले पे 0 इंडेक्स पे ये है और 1 इंडेक्स पे ये है। सही है? यहाँ पे आते हैं। अब ये क्योंकि एक एरे है तो इसकी लेंथ तक लूप हम चला सकते हैं। लूप का सिंटैक्स आप लोगों को पता है, इनिशियलाइज करते हैं, उसकी लेंथ तक हम चलाते हैं, कंडीशन देते हैं और इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। इस ब्रैकेट के अंदर वो काम कितनी दफा, कोई भी काम इस ब्रैकेट के अंदर अगर मैं करूं तो कितनी दफा एग्जीक्यूट होगा, जितने की लेंथ होगी। सही? इसके अंदर मैंने किया क्या, अभी इसकी लेंथ 2 है, इसका मतलब ये लूप हमारे पास 2 दफा चलेगा। मैंने कहा P एक एरे है, P के 0 इंडेक्स पे जाओ, क्योंकि लूप अभी पहली दफा चल रहा है, तभी मैं आई को 0 पर चला जाऊंगा। 0 इंडेक्स पे क्या मौजूद होगा, टेक्स्ट 1। उसके इनर HTML को चेंज करके क्या कर दो, हेलो कर दो। इसने किया, दोबारा से लूप चलाएगा, लूप है ना। अभी आई की वैल्यू 1 है। P इंडेक्स नंबर 1 क्या मौजूद है, टेक्स्ट 2। टेक्स्ट 2 के इनर HTML को क्या कर दो, हेलो कर दो। ये चलाएगा, दोबारा से इधर जाएगा, आई की वैल्यू 2 हो गई। यहाँ पे भी इसकी लेंथ 2 है। क्या 2 से छोटा होता है? नहीं होता बिल्कुल भी, लूप से बाहर आ जाओ और ये वाला फंक्शन हमारा खत्म हो जाएगा। अभी बताओ बात समझ में आई? कुछ भी आप इनर टेक्स्ट करें, यहाँ पे इनर HTML करें, वो सारा काम यहाँ पे चलेगा। ठीक है, आप यहाँ से इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, क्लास नेम ऐड कर सकते हैं, सोर्स लगा सकते हैं, जितनी चीजें अभी पीछे हम लोगों ने देखी है ना, वो सब कुछ यहाँ पे चलेगा। बात समझ में आई? और किसी का कोई सवाल? सही है। अच्छा ये सारी चीजें जो है ना आप लोग लाजमी प्रैक्टिस करें, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि आपका जो नेक्स्ट असाइनमेंट है वो थोड़ा सा मुश्किल आप लोगों को लग सकता है अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़।